जो हैबिचुअल चीटर्स है ना, वो आपको इमीडिएटली सॉरी कर देते हैं। अच्छा, ये बहुत हाँ, बड़ी आप बात हाँ। कह रहे हैं। अगर वो हैबिचुअल चीटर नहीं है, अगर वो किसी और एक और लड़की उसने ढूँढ ली है, वो कह रहा है मैंने इससे शादी करनी है, तो उसको आप कह दें शादी की परमिशन दे दें। ये लड़कियाँ कभी भी ख़वातीन नहीं देंगी उसको, लेकिन उसके साथ रहना पसंद करेंगी जो कि हैबिचुअल है। कि कोई मर्द पाकिस्तान में परमिशन लेके शादी नहीं करता, ठीक अच्छा। है। और औरत एब्सोल्युटली उसको कोई रेपरकशन नहीं दे रही, तो वो बदलेगा भी नहीं, और दूसरा औरत जो है वो खुद भी ट्रॉमेटाइज होगी। हाँ, जब बात करेंगे ना वसाइल की, अब शोएब मलिक के पास भी काफ़ी वसाइल थे, लेकिन उसने 2 तो नहीं रखी एक साथ। शुएब मलिक के मामले में जो है वसाइल उसके पास बहुत हैं, लेकिन जो उसकी पहली बीवी है ना, उसके हाँ। पास भी बहुत वसाइल हैं। आप इकरारुल हसन देखें, उसकी तीनों रह रही हैं। तो आप ठीक हैं, आप कहती हैं कि वो ठीक काम कर रहा है वो? कोई नहीं, नहीं? नहीं, अच्छा, अच्छा। मैं ऐसा नहीं कहती। मैं ये नहीं कह सकती कि कल को मेरे हस्बैंड इफ ही इज हैविंग एन अफेयर या वो शादी कर लेते हैं, हो सकता है मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँ शादी को, लेकिन ये कट कर दीजिएगा मेरे हस्बैंड ना सुन ले, लेकिन दिस इज नॉट पॉसिबल कि आई विल नॉट बी जेलस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ THS। आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं, रिलेशनशिप एक्सपर्ट या फिर काउंसलर, लाइफ कोच जिसे हम कहते हैं, आमना इश्तियाक। बहुत शुक्रिया आपका आने। स्टडी थी आपकी अब्यूजिव हस्बैंड की। अगर हम बात करें अब्यूज़ की, जो है ना फिजिकल अब्यूज़ है, तो इस केस के अंदर नॉर्मली क्या होता है? कुछ उनको सीधा करना कोई तरीका होता है या फिर नहीं होता कुछ मसला उसमें? फिजिकल अब्यूज में बहुत ज़्यादा जो रीज़न होती है ना, वो होती है कि आपने फैमिली में देखी होती है, आपने अपने फादर को, उन्होंने अपने फादर को, उन्होंने अपने, तो ये फिजिकल अब्यूज नॉर्मली यहाँ से स्टेम करती है। दूसरा डोमिनेंस, नॉर्मली ये होता है कि आदमी क्योंकि एक्सप्रेसिव नहीं है, ठीक है, जहाँ पे उसको लगता है कि वो हारने लगा है अपने आर्ग्यूमेंट में या ये, फिर वो फोर्स यूज़ करता है, ठीक है, क्योंकि उसको ये पता है कि दिस इज समथिंग दैट आई कैन डू। तो इसमें नॉर्मली मैंने कम ही देखा है कि कोई फिजिकली अब्यूजिव बंदा है जो है ना, वो साइकिल को नार्सिसिज्म की तरह एग्जिबिट करता है, ठीक है। हम तो हर चीज़ को कहते हैं ना कि हर इंसान में नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है, आप में भी है, मुझ में भी होना है। चाहिए थोड़ा सा। हाँ है। मतलब ये आजकल ना आउटराइटली ना पीपल दे स्टार्ट खुद गूगल करते हैं हाँ, उनकी सिम्टम्स और उनको कहते हैं पता ही ये, नहीं होता कि मतलब क्या है इस चीज़ का। हाँ, तो वो फिर कहते हैं ये जी ये नार्सिसिस्ट है, मेरा हाँ, हस्बैंड नार्सिसिस्ट है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये है कि अब नार्सिसिज्म सब में है, हाँ, जब वो एक सर्टेन पॉइंट से ऊपर चली गई है, उस टाइम पे वो बीमारी बन गई है, ठीक है। वरना नार्सिसिज्म हम सबके अंदर कहीं ना कहीं होता है कि हम सब में जेलसी, मैनिपुलेशन, नार्सिसिस्टिक बिहेवियर, इमोशनली जो है वो अगले को अब्यूज करना, ये हम सब में ये किसी ना किसी पॉइंट पे होता है। मैं हमेशा कहती हूँ वाइट और ब्लैक लोग नहीं नहीं होते, होते, हाँ। पीपल आर ग्रे। कुछ ग्रे की डार्कर साइड पे होते हैं जिनमें ज्यादा जैसे जो के इनटॉलरेबल हो जाते हैं हमारे लिए, और कुछ जो है वो वाइट वाली साइड पे होते हैं, लाइट ग्रे होते हैं, जो कि जिनको हम अच्छे लोग कहते हैं। लेकिन अगर मुझे आज कोई ये कहे कि कोई बहुत क्रिमिनल इंसान है, वो जो है उसमें कोई अच्छा बिहेवियर नहीं होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। वो डार्कर साइड ऑफ ग्रे पे लेकिन उसके अंदर ब्लैक फिर यही है ना कि जो मैनिपुलेशन या डोमिनेंस ही है, तो उसको आप ठीक किस तरह करते हैं, रिवर्स किस तरह करेंगे उसको? इसमें अब एक तो मैं इस चीज़ में कहती हूँ कि फिजिकल जो अब्यूज़ है ना, उसमें तो आई वुड नेवर रिकमेंड समबडी टू स्टे इन द रिलेशनशिप, क्योंकि अच्छा, अच्छा, फिजिकल अब्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना ट्रॉमेटाइजिंग, औरत के लिए तो जितनी ट्रॉमेटाइजिंग है, जो उसकी औलाद है ना जो देख रही हैं, उनके लिए बहुत ट्रॉमेटाइजिंग है। अगर आप कभी जो फिजिकली अब्यूजिव लोग होते हैं, आप कभी उनको खोल के देखें ना, उनकी काउंसलिंग करें या उनके अंदर देखें, तो दे आर हैविली ट्रॉमेटाइज्ड, ठीक है। जाहिर है क्योंकि अपने पेरेंट को मार खाते हुए देखना, इससे ज़्यादा जो है हाँ, वो पेरेंट्स आइडल हाँ, होते हैं ना बच्चे के लिए हाँ, तो। आइडल को तो छोड़ दें, वो फादर के बारे में तो जो सोचते हैं, अब माँ उनके लिए दुनिया की सबसे वो है, इमोशनली वो कनेक्टेड है, और उसको मार पड़ी है एंड दे आर हेल्पलेस, ठीक। कोई बाहर वाला हो तो वो भी आगे से, चाहे इतना सा भी बच्चा हो, मतलब मेरा बेटा 5 साल का है, तो मुझे अगर कोई और जैसे मेरी बहन ने मजाक से अगर थप्पड़, तो ही विल डिफेंड मी। आई हैव सीन हिम डूइंग दैट, कि वो मतलब वो दीवाना हो जाता है कि क्यों, हाउ डेयर यू टच माई मदर। लेकिन जब बाप का रहा है ना, तो अब क्या है कि बाप से खौफ भी है, बाप को मना भी नहीं कर सकता, वो अब्यूज भी कर रहा है माँ को, आप देख भी रहे हो। बहुत दफ़ा पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे देख नहीं रहे, या बट बच्चा देख रहा है, ठीक है, वो कभी दरवाजे के पीछे से देख रहा है, कभी वो आपकी आवाज़ सुन रहा है, उसको पता है, ठीक है, या वो आपके ब्रूजेस देख रहा होगा फीमेल के। तो इस चीज़ में जो है ना किसी का फ़ायदा नहीं होता। जो फिजिकल अब्यूज़ का केस है ना, उसमें अनलेस के आदमी खुद इस बात को कन्फेस करे कि जो मैं कर रहा हूँ मैं गलत है, एंड आई वॉन्ट माई सेल्फ
टू चेंज, मैं चाहता हूँ, ये नहीं कि माफी मांगे। मसला ये भी है ना कि अगर आप फॉर एग्जांपल उसको एडवाइस दें कि वहाँ पे ना कि आप छोड़ दो ना, तो फिर कितना मुश्किल होगा उस लड़की के लिए दूसरी शादी करना। ये देखिए दूसरी तरफ भी नुकसान है इसका। लड़की का तो इधर वे नुकसान है, ठीक है, लड़की का भी और बच्चे का भी। हाँ, लेकिन हम ये देखते हैं कि कम से कम नुकसान कहाँ पे है, ठीक है। नुकसान तो दोनों केसेस में है। आइडियल सिनेरियो से जब आप बाहर चले गए तो आगे खाई पीछे कुआं है, ठीक। अब आप ये देखते हो कि कौन सी चीज जो है वो लेस डैमेजिंग है, ठीक है, यू ऑप्ट फॉर दैट। आप एक ऐसे, आप अगर जैसे वर्किंग हो या आपके फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है, आप कर सकते हो, आप सेपरेट हो सकते हो, तो उस चीज़ में वो चीज़ आपके बच्चे के लिए और आपके लिए जो है वो ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि यू कैन थिंक स्ट्रेट, आप सोच सकते हो, आप चीज़ों को एक डिफरेंट एंगल से देख पाओगे। हाँ, बिल्कुल। जब आप उस ट्रॉमा वाली में रहते हो तो आप तो हर वक्त जो है वो फ्लाइट और फाइट और फ्रीज मोड में रहोगे, ठीक है, उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। और जो बच्चा देख रहा है उसकी, अच्छा, फिर जब आप फिजिकली अब्यूजिव रिलेशनशिप से निकलते हो तो आप अपने बच्चे को ये मैसेज भी देते हो साथ में, अगर लड़का है तो उसको ये मैसेज देते हो कि इफ़ यू वुड बी डूइंग दिस लेटर ऑन यू विल बी अबैंडन्ड, ठीक है। और अगर फीमेल है तो आप उसको ये मैसेज दे रहे होते हो कि दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज हाउ यू विल ब्रेक दैट जनरेशनल, जो मैंने बात की ना कि बाप मारा था, दादा मारता था तो बाप मारता है, बाप मारता था तो आप आदमी खुद बीमार है। तो यहाँ पे आके वो जनरेशनल स्टॉप लगता है जब वो बच्चा जो है वो ये देखता है कि मेरी माँ यहाँ से छोड़ के जा रही है बिकॉज ऑफ द बिहेवियर ऑफ द गाय, माई फादर, ठीक। तो दैट थिंग इज रिवॉर्डिंग, मतलब वो कम डैमेज है। अब फादर की कमी वो जाहिर है, इट्स वो इरिप्लेसेबल चीज़ है। लेकिन एब्यूजिव फादर, आई बिलीव कि कोई भी एब्यूजिव है मदर और फादर, ऐसे पेरेंट का बच्चे की जिंदगी से एब्सेंट होना बेहतर है एज कम्पेयर टू बीइंग प्रेजेंट। अच्छा, अभी आपने बात की थी नार्सिसिज्म की ना, कि सबके अंदर थोड़ा थोड़ा ये चीज़ होती है, मैनिपुलेशन, जेलसी, ये सारी चीज़ें ना, कि थोड़ा सा अगले का कि हमारा फ़ायदा हो सिचुएशन के अंदर ना, तो ऐसी जो चीज़ वो बढ़ जाती है ना, फिर आप काउंसलिंग से उसको ठीक कर सकते हैं या फिर वो तो परमानेंट ऊपर चढ़ जाती है? कोई ना कोई ऐसा वाक़या हुआ होता है जिसकी वजह से वो कहता है यार अब तो मैंने बदला लेना है, जो बदला मिलेगा मैं उसको टोपी बनाऊंगा। हाँ, बिल्कुल ऐसी बात है। आप सही बात करें, उसमें ये चीज़ है कि अगर वो इंसान खुद चाहे, खुद, और उसमें भी होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होगा कि ये स्विच तो नहीं है। अच्छा, सॉरी बात काट रहा हूँ कि इसमें ये बता रहे हैं कि कितनी लेवल बढ़ जाते हैं तो हम उसको कहते हैं यार ये अब ये नार्सिसिस्ट बन गया है, ये उस पर लेबल लगा दिया नार्सिसिस्ट। वो आप कुछ बिहेवियर्स, टॉक्सिक बिहेवियर्स है ना, जो वो ओवर द टाइम रिपीटेडली कर रहा होता है। एक चीज़ होती है जैसे लड़ाई हुई, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हुई, हस्बैंड भी चीख रहा है, वाइफ भी चीख रही है, ठीक है, दैट इज डजंट मीन, तो आता नहीं है ना। हाँ, मतलब वो अब वो, लेकिन अदरवाइज दे आर ओके, ठीक है, वो एक स्मूथ लाइफ गुजार रहे हैं। कभी वंस इन अ वाइल उनके, तो ये जो है अब इसको टॉक्सिक मैरिज नहीं कहेंगे, ठीक है, कि वंस इन अ वाइल आपने कभी फीमेल जो है वो ऐसे होगी, या जैसे कोई ऐसी मैरिज है जिसमें औरत है वो बार बार फ़ोन करती है, या हस्बैंड है वो फ़ोन करता है कि कहाँ हो, क्या कर रही हो। अब दिस इज अ नार्सिसिस्टिक काइंड ऑफ बिहेवियर कि आप अगले की आइडेंटिटी को ख़त्म कर रहे हो, या तुम वो कलर पहनो जो मुझे पसंद है, थिंग्स लाइक दैट। लेकिन ये ना, और बस ये सटल लेवल पे और एक आध इस तरह की एग्जिबिट कर रहा है आपका हस्बैंड, तो उसको हम नार्सिसिज्म नहीं कहते कि फीमेल में, या हाँ, अगर बिहेवियर्स है, जैसे आप देखें डिप्रेशन और किसी की डेथ होती है, बंदा दुखी होता है, ठीक है, वो हम कहते हैं कि ये मौन कर रहा है अपने लव वन की डेथ पे। लेकिन जब वो 6 महीने बाद भी उसी तरह की कंडीशन में होता है तो हम कहते हैं कि अब ये डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये मतलब उसको हम ऐसे एक फाइन लाइन तो ड्रॉ नहीं कर सकते कि इस तरह जो है वो नार्सिसिस्ट है, ये नहीं है। लेकिन आप जो है आपको ये चीज़ का आइडिया हो जाता है। अब हमने हर चीज़ जो है ना उसको उसके अम्ब्रेला के नीचे देखना शुरू कर दिया। हमने बहुत ज़्यादा निट पिकिंग शुरू कर दिया कि अच्छा ये हुआ तो ये हो जाएगा, ये हुआ तो ये, अच्छा इसने ये किया तो इसकी ये पर्सनालिटी है, ये किया तो ये पर्सनालिटी। कुछ लड़कियां या लड़के फिर अब गूगल से लिख के ना ये देखे तुम नार्सिसिस्ट हो, या अपने दोस्तों को कहना शुरू कर दिया। हाँ, ये बहुत इजीली थ्रोन टर्म है। जो नार्सिसिस्टिक अब्यूज में रहे होते हैं ना लोग, आप उनसे पूछे ना तो उनकी लाइफ जो है ना वो बिल्कुल एक डिफरेंट उसकी ट्रेजेक्ट्री होती है। और फिर ये तो एक लंबी बहस हो जाती है कि नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स जो होते हैं वो किस तरह की पर्सनैलिटीज डेवलप करते हैं। कभी फिर हम बात करेंगे इस पे, लेकिन पॉडकास्ट का टाइटल भी रखना यही पड़ेगा हमें, नार्सिसिज्म। लेकिन तो ये बहुत डिबेटेबल है कि आप किस चीज़ को नार्सिसिज्म कहते, मतलब कितनी हद तक है वो चीज़। ऐसा नहीं है, किसी का भी रिलेशनशिप ऐसा नहीं होगा जिसमें प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि दो डिफरेंट एनवायरनमेंट से आ रहे हैं, दो डिफरेंट तरह का ब्रॉटअप है,
लेट से अगर 22-23 में लड़की की शादी है, उसने एक डिफरेंट लाइफ देखी है, लड़के की 25-26 में हो रही है, उसने इतने अरसा आपके बगैर गुजारा है, उसके बिलीव्स डिफरेंट हैं, आपका थॉट प्रोसेस डिफरेंट है। क्या चीज़ हेल्प करती है या रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग रखती है इमोशनली, वो ये है कि आपकी एक्सेप्टेंस टू दिस थिंग कि अगला बंदा भी ठीक हो सकता है, मे बी आई एम रॉन्ग इन द सिचुएशन। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ हस्बैंड वाइफ लड़े होते हैं जीतने के लिए, कोई भी, वैसे हस्बैंड वाइफ के अलावा भी देखें तो वैसे भी सोसाइटी लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी डिबेट्स आर नॉट फॉर द लर्निंग पर्पसेस, दे आर फॉर विनिंग पर्पसेस। जिस दिन आपके डिबेट्स चाहे किसी भी रिलेशनशिप में वो लर्निंग पर्पस की तरफ हो जाएंगे, आपके ट्रिगर्स, हस्बैंड वाइफ जो हैं वो क्या होता है कि आपके पास ट्रिगर्स भी होते हैं, वो भी एट टाइम्स उनकी बात इतनी वो नहीं होती, लेकिन आपका ट्रिगर प्रेस हो गया होता है, इसलिए आपको वो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड लगती है। तो इस चीज़ में अपने आप को आइडेंटिफाई करना या सेल्फ नोइंग जो होती है कि आपको पता हो अपने बारे में कि यार दिस थिंग इज कमिंग फ्रॉम दिस पोजीशन, ये उस बंदे का प्रॉब्लम नहीं है, मेरी इनसिक्योरिटी है। इस चीज़ को जब आप अंडरस्टैंड करते हो ना, मतलब अपने आप पे काम करते हो। मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी कहा था कि यू हैव टू वर्क। अब अगर कोई लड़की ये सोचती है कि ये मेरा हस्बैंड नार्सिसिस्ट है या फिजिकली अब्यूजिव है और मैं इसको बदल लूँगी, तो वो जो है वो एक बबल में रह रही है। ऐसा नहीं हो सकता। इंसान, अगर उसी लड़की को कहा जाए कि तुम बहुत एक्सप्रेसिव हो, बी इनएक्सप्रेसिव, अपने आप को बदल लो, और उसकी विल नहीं है, तो वो नहीं कर पाएगी। जब आप खुद को नहीं बदल पाते, अब मेरी बहुत कुछ आदत हैं जो मुझे अपने अंदर नहीं पसंद, एंड आई वांट कि मैं उनको ठीक कर लूँ या चेंज कर लूँ, तो इट्स बिन ईयर्स आई एम वर्किंग ऑन इट, और कुछ चेंज हो गई, कुछ नहीं हुई, कुछ में मैं कहीं मिडिल ग्राउंड पे आ गई। तो खुद को चेंज करना इतना मुश्किल है, तो आप एक डिफरेंट इंडिविजुअल, जो ये बात जो अपेरेंटली सोसाइटी उसको आप पे अपर हैंड भी देती है, आप उसको कैसे चेंज कर सकते हैं? असल में ये ना एप्लीकेबल दोनों साइड पे होता है कि कुछ लड़के भी शादी के बाद लड़की को चेंज करने में लग जाते हैं, यार उसको मैं अपने हिसाब से, सब लड़के लग जाते हैं क्योंकि उनकी कंडीशनिंग हुई है ना। लेकिन जिस तरह भी आपने बताया, लड़कियां भी इस तरह कि चेंज करने लग जाती हैं अपने हस्बैंड को ना। लड़कियों में ये होता है ना, लड़कियों को लगता है, रिसर्च के हिसाब से लड़कियों में ज्यादा होता है, हाँ, गुड गर्ल सिंड्रोम होता है ना, क्योंकि उनको लगता है, आप सबसे पहली लड़ाई तो मैंने नॉर्मली जो सुनी है वो इस बात पे होती है कि जी स्मोकिंग करता है, क्यों करता है, मुझे पसंद नहीं है तो इसको नहीं करनी। तो शादी से पहले नहीं पता चला आपको? नहीं पता होता, ज़्यादातर लड़कियों को नहीं पता होता, तो वो, या पता भी है तो वो ये नहीं, छोड़ो, मेरे लिए क्यों नहीं छोड़ सकते। अब द थिंग इज कि एक बंदे की एक आदत है, वो उसके साथ कंफर्टेबल है, ठीक है। आप जो मतलब ओवर प्रोटेक्शन है ना, आपका हस्बैंड आपकी औलाद नहीं है, ये चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। लाइकवाइज आपकी बीवी आपकी औलाद नहीं है, उनकी तरबियत हो चुकी है, आपकी जिम्मेदारी उनकी तरबियत करना नहीं है। ये चीज़ अंडरस्टैंड करना ना, यही चीज़ आपको जो है ना दूसरे की तरफ एक्सेप्टिंग बनाती है कि यार ये जिस तरह के, अब एक बंदा 26-27 साल एक आदत पुख्ता करके आया है, ठीक है, और उसको वो आदत अपनी गलत भी नहीं लगती, ठीक, तो आप उसको नहीं बदल सकते। बिल्कुल, तो अपने हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम, हमेशा मैं कहती हूँ कि माँ बाप बच्चों को ठीक कर रहे हैं, बच्चे माँ बाप को ठीक कर रहे हैं, टीचर्स स्टूडेंट को ठीक कर रहे हैं, स्टूडेंट आगे जो है अपने से जूनियर्स को ठीक कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को, अपने आप को कोई ठीक नहीं कर रहा। मतलब इट्स ऑल क्यों? क्योंकि आप अपने खुद के अंदर से कनेक्टेड नहीं है। तो आपका क्या है जी, आप देखेंगे जो आप किसी से बात करें, सबसे पहले वो लाते हैं अमर बिन मारूफ व नही अनिल मुनकर, ठीक है, तुम्हारा फर्ज है बुराई को बुराई को। पहले आप उस लेवल पे पहुंचे तो सही, कि आप देखें, एक स्टेटस होता है ना किसी भी चीज़ का, कि आपने आप दूसरे को जज करें एक डिफरेंट चीज़ पे। बिल्कुल, तो वो चीज़ ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि खुद के साथ जो है ना वो कनेक्ट। सब इसमें ये भी होता है ना कि जो आपने कहा अमर बिन मारूफ व नही अनिल मुनकर, इसका ये भी है कि आपने हिकमत बसीरत के साथ जगह देख के, ऐसा नहीं हर बंदे को ठीक करने लग जाएं आप, उसके अंदर बड़ा देख के ठीक करना। उसमें आयत के आगे पढ़े आपने लिखा हुआ हिकमत और बसीरत के साथ वो काम करना, यानी देखना है कि किसको कहना है, कहाँ कहना है, कब कहना है, कब नहीं कहना, और इतनी अकल सब पे अप्लाई भी नहीं होता। वही कह रहा हूँ ना, अगर उस बंदे पे अप्लीकेबल नहीं, कि वो खास स्टेट में और खास पोजीशन के ऊपर है और खास स्टेट ऑफ लाइफ के अंदर वो कहीं जगह बैठा है, तो आप कह नहीं सकते उसको। यही चीज़ तो अंडरस्टैंड, अब वो बात इस्लाम की तरफ चलेगी, लेकिन ये चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। जैसे जिहाद है, आप देखें जिहाद हम जिहादी नहीं है बिल्कुल भी नहीं जो जिहाद है
उसकी कॉल स्टेट देती है। हाँ बिल्कुल। स्टेट के अलावा जो आप इंडिविजुअल करते हो वो जहाद नहीं होता। स्टेट कॉल देती है जहाद की। अगर आप स्टेट के खिलाफ करें तो बगावत है, वो जिहाद नहीं है, ठीक है, उसको आप नेम नहीं कर। लाइकवाइज सूद का जो सिस्टम है, ये ज़कात का सिस्टम है, ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सूद फ्री सिस्टम दे, इंटरेस्ट फ्री। अगर वो नहीं दे रही तो ये आप पे गुनाह नहीं है, स्टेट पे गुनाह है कि वो उन्होंने आपसे जो है इंटरेस्ट फ्री सिस्टम नहीं दिया। तो ये चीज़, और ये वाला जो अमर बिन मारूफ भी है, ये हायर लेवल पे, मतलब ऑथेंटिक पीपल के पास जो है ये वाली स्टेट, मतलब ये वाली जो है ना वो ताकत है या पावर है कि आप दूसरे को वो कहो। आप हर बंदा, आपसे नहीं पूछा जाएगा कल के आपसे मेरे अमल का सवाल नहीं होगा, आपसे आपके अमल का सवाल होगा। तो सबसे पहले अमर बिन मारूफ अपने साथ करनी चाहिए कि अपने अंदर देखें कि मेरे अंदर ये टॉक्सिक बिहेवियर्स हैं और मुझे इनको चेंज, मतलब मुझे इनको, अच्छा आप टॉक्सिक, जैसे मैंने जब बात की ना आपने, बड़ी जब इस्लाम के ऊपर डिबेट नहीं करने बैठे तो यहाँ पे टॉपिक हमारा वो है ही नहीं वैसे भी ना, लेकिन इसमें अंदर दो ग्रुप्स हैं हाँ। जो कि इस चीज़ को मानते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ कहते नहीं, तो हर बंदे के हिसाब से है, तो दोनों ही वैलिड है अपने अपने जगह के ऊपर ना। इसलिए मैं कह रहा था कि पोजीशन बहुत ज़रूरी है, हाँ। कि आप किस पोजीशन के ऊपर हैं और किसको कह रहे हैं, किस वक्त कह रहे हैं। हाँ। लेकिन वो मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से वो गलत होगा, मेरे हिसाब से गलत नहीं हो, तो वी कैन एग्री टू डिसएग्री ना, वो तो बात ठीक है। अच्छा, तो मूविंग ऑन, अब बहुत आगे चले गए हम, लेकिन इस अगला जो था हमारे पास, उसके अंदर हमने बात करनी थी वो जो आपका, जब भी हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन के अंदर जो मसला आते हैं, जो सारे मसले हमने बताए ना, कभी कभी ऐसा होता है कि जो वाइफ है, वो हस्बैंड है, वो वाइफ की नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा, इमोशनली अवेलेबल नहीं है या फिजिकली अवेलेबल नहीं है, हाँ, तो फिर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ चले जाते हैं और वो फिर अपनी नीड वहाँ से पूरी करना शुरू कर देते हैं। या फिर कुछ लोग का पहले से प्लान ही ऐसा होता है और उनकी लाइफ की इसी तरह गुजरी होती है कि वो तो रूटीन होता है उनके लिए। ज़्यादातर नॉर्मली ये होता है कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है उनमें फिजिकल, मेल के लिए फ़िज़िकल नीड्स और फीमेल के लिए इमोशनल नीड्स, ठीक है। अगर मेल की फ़िज़िकल नीड्स मेट नहीं है, वो देखता है, वो अपने मैरिज से आउटसाइड द मैरिज जो है वो देखना शुरू करता है। फीमेल्स आउटसाइड द मैरिज तब देखती हैं जब उनकी इमोशनल नीड्स मेट नहीं होती। आपने सुना होगा 40-45 ये वाली जो एजेस है ना, 40 से 45 में, इसमें ज़्यादा चीटिंग के केसेस होते हैं फीमेल की तरफ से, और बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत तो सरफेस पे ही नहीं ना आते। बहुत सारे मर्द हस्बैंड्स उसके बारे में बात भी नहीं करते, इस वजह से कि ये उनको लगता है कि मेरी अना पे जो है ना वो एक ज़र्ब है कि ये मेरी जो वाइफ है, शी गॉट अटैच टू समबडी एल्स। तो ये बहुत सारे केसेस तो सरफेस पे आते ही नहीं है इस तरह के। मेल के इसलिए आ जाते हैं क्योंकि नॉर्मली दे गेट मैरिड टू गर्ल्स, या फिर ज़्यादा हाईलाइट ज़्यादा उसको किया जाता है, और कुछ हद तक मेल चीटिंग ज़्यादा है भी। तो उसमें फिजिकल नीड में ये कुछ केसेस हैं, ठीक है, जिनमें ये चीज़ होती है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये होता है कि इट हैपन्स, दे आर हैबिचुअल ऑफ दिस, ठीक है। वो अपने स्कूल कॉलेज लाइफ में जैसे उनको आदत रही होती है कि अब कैसे होता है आपका लव मैरिज, जैसे जो हम मिलेनियल्स वाले हैं, हमारे तो ये होता था, लड़का पीछे, शाहरुख खान की फिल्में देख लें, पीछे आ रहा है, वन डे द गर्ल जो है शी ऑल्सो फॉल्स इन लव विद दैट पर्सन और शादी होगी, ठीक है, ऐसे ही होता था। तो अब जब इस तरह के, अब उस टाइम पे जो लव मैरिजेस थी वो इसी तरह थी कि लड़का आपके पीछे आ रहा है और आपने 3-4-5 दफ़ा उसको ना करनी है, एंड देन यू हैव टू से येस टू दैट पर्सन। तो वो वाली चीज़ जो है ना, और मर्द और औरत अदरवाइज रोल को भी ना तौहीन समझते हैं कि जी अगर कोई लड़की आदमी के पास आ जाती थी उस टाइम में कि आई लव यू, तो ओ फल्ला ये किस तरह की लड़की है। और अगर जो है वो लड़का पीछे नहीं आ रहा होता था तो गर्ल्स यूज्ड टू से कि ये तो पीछे ही नहीं आया, ही इज़ नॉट मच इंटरेस्टेड इन मी। तो जो ये वाला, मैं बात क्या कर रही थी, बात ही भूल गई। इसी बार बात कर रही थी कि पहले रिलेशनशिप और थे, अब जेन ज़ी क्या हो रहा है। तो वो ये वाला जब उसने देखा होता है ना, वो उसको, तो अब उसको वो जो है ना उसको मज़ा आता है। वो अब वो शादी जो है लव मैरिज कर रहा है ना, तो वो ऐसा नहीं है कि वो जो पहली लड़की उसकी ज़िंदगी में आई उसने उसी से शादी कर ली। ये बहुत ही टेस्ट और ट्रायल से गुजरने के बाद वो उस लड़की तक पहुँचता है फाइनली कि हाँ यही सबसे बेहतरीन है, ठीक। तो वो उसको, वो हैबिचुअल हो चुका होता है, ठीक है। तो और हर दफ़ा जब वो रिलेशनशिप को स्टार्ट कर रहा है तो एक सर्टन काइंड ऑफ एसोसिएशन डेवलप होती है। अगला बंदा, अच्छा फिर ये वो पॉइंट होता है कि जब हस्बैंड काफ़ी अर्सा इमोशनली अनअवेलेबल रह चुका है, अब वाइफ जो है उसने अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो
सेट कर लिए, लाइफ सेट हो गया। ज़्यादा चीटिंग होती है पोस्टपार्टम में, जब पोस्टपार्टम में होती हैं फीमेल्स ज़्यादा चीटिंग होती है जो रहते हैं नॉर्मली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स जो हैं उनमें चीटिंग का रेशो ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि उनमें पकड़े जाने का खर्चा भी कम होता है ना। पोस्टपार्टम में भी आपकी फीमेल जो है शी इज़ नॉट अवेलेबल, वो अपने पेरेंट्स की तरफ होती है, तो आपके पास टाइम ज़्यादा होता है देने को। लेकिन जो साथ रहते हैं उनमें भी ये रेशो है। तो वो वाला जो है ना, जो उसका वो जो लव और वो जो कनकर उसने किया लड़की को पीछे जा जा के और उसने उसको कॉन्कर किया, वो वाली फीलिंग जो है ना, वो जो हैबिचुअली कर रहा है, वो उसको ना एट टाइम्स होता है कि वो वाली चीज़ होती है कि लेट्स फील दैट अगेन। जो शादियां नहीं करते, जो सिर्फ मतलब दे मेक अफेयर फॉर द सेक ऑफ मेकिंग इट, तो वो उनका ये होता है कि हमें वो वाली जो है ना उस फीलिंग में से दोबारा गुजरना है। वो प्रोसेस वो जो डोपामिन रश उनको चाहिए होता है, वो प्रोसेस चाहिए होता है, वो ना कि वो उनको उनकी कोई फिजिकल नीड नहीं हुई जिसकी वजह से वो इस तरफ जा रहे हैं। हाँ नहीं, मेजॉरिटी मतलब बहुत सारे केसेस में फिजिकल नीड है रीज़न, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में या पोस्टपार्टम में जो है ये रीज़न बनता है। लेकिन अदर देन दैट वो जो पूरा प्रोसेस है ना जिसमें से गुजर के आप एक पॉइंट पे आते हो व्हेन द गर्ल शी एक्सेप्ट्स दैट शी इज़ ऑल्सो इन लव विद यू, वो प्रोसेस बहुत इंट्रीगिंग लगता है। तो बहुत सारे लड़के जो हैं जो आतन चीटिंग करते हैं ना, और जो ऐसा भी, और बहुत सारे आप देखेंगे ऐसे लड़के हैं कि जो कभी मिलते भी नहीं उन लड़कियों से, वो सिर्फ टेक्सटिंग की हद तक रहते हैं। हाँ मतलब वो फोन पे भी शायद बात नहीं करते, ऑल दे आर डूइंग इज टेक्सटिंग। तो वो उसका रीजन यही है कि वो जो एक ग्राफ है ना कि अच्छा अब ये कि जी मैं क्या अभी भी रेलिवेंट हूँ, ठीक है, अभी भी क्या लड़कियां जो है मैं अगर वही प्रोसेस यूज करूं तो लड़कियां आएंगी। तो वो ये चीज जो है ना, फिर वो अब जाहिर है पहली लड़की जिससे बात की वो तो नहीं आएगी, स्पेशली व्हेन यू आर मैरिड, ठीक। तो वो फिर क्या होता है कि वो एक साइकिल चलने लग जाता है लड़कियों का, एक लड़की आई, दूसरी आई, तीसरी, फिर जाके कहीं 10वीं 11वीं होगी जो कि जो है वो आपकी बातों में आ जाएगी। तो वो इस तरह से वो चीटिंग का चलता है। एंड जो हैबिचुअल चीटर्स है ना वो आपको इमीडिएटली सॉरी कर देते हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ी आप बात हाँ, कह रही हैं। हैबिचुअल चीटर्स जो है ना वो शादियां नहीं करते और वो कहते हैं कि तुम मेरी जिंदगी तो तुम ही हो। एंड दे, और बहुत दफा ऐसा भी, और आयरनी ये है कि लड़कियां हर दफा उन्हें माफ कर देती हैं विदाउट गिविंग देम एनी रेपरकशंस। एक तो ये है ना कि स्ट्रेट अवे आप छोड़ दो, वो मैं कभी नहीं कहती, क्योंकि वो आपकी वाली बात के आइडियल, अब एक बंदा जो रिलेशनशिप से बाहर देख रहा है या चीट कर रहा है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अदरवाइज इफ ही इज अ गुड हस्बैंड तो इट्स बेटर टू स्टे देयर, क्योंकि स्टेक्स तो दोनों जगह पे इन्वॉल्व है, ठीक है। आप छोड़ेंगे तो भी आप प्रॉब्लम्स में से गुजरेंगे। जब फिजिकली अब्यूजिव था तो मैंने कहा कि छोड़ना इज अ बेटर ऑप्शन, कि आप एक जब रोमांटिकली नॉट मतलब इन्वॉल्व इन अदर पीपल, तो मैं आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि फॉर आपके बच्चे और आप जो है ना यू शुड, इफ ही इज नॉट अब्यूजिव अदरवाइज। और जो हैबिचुअल चीटर्स हैं दे आर वेरी लविंग टुवर्ड्स देयर वाइफ्स। अच्छा, वो प्रेजेंट्स देते हैं, वो ज़्यादा गिफ्टिंग करते हैं। जिनके हस्बैंड जो है वो ज़्यादा गिफ्टिंग करना शुरू हो गए तो उनके मोबाइल ज़रूर चेक कर लें, चेक करें, वो ज़्यादा और इनसे एक्सप्रेसिव रब्ता करें मुझसे ना रब्ता करें और वो अच्छा वो एक्सप्रेसिव भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि दे हैव टू, उन्होंने कवर अप देना है, ठीक है, ताकि शक ना हो बीवी को कि आई एम इन्वॉल्व, और उनका मूड ज्यादा अच्छा रहता है। एक्सपर्ट्स होते हैं वो, यानी इस हाँ, फील्ड के। उनका नहीं उनका और उनका घर में मूड भी अच्छा रहता है, मतलब अच्छा। वो ये होता है कि दे आर, क्योंकि वो जो सारी उनको टेंशन थी, अब उन्होंने एक लड़की से बात की है, ठीक है, उसने कहा कि यू आर वेरी नाइस पर्सन, या तुम्हारी ज़ात में ये खूबियाँ हैं, या वो चीज़ आपको ना ऑटोमेटिकली ना एक अच्छी फीलिंग देती है, तो आपका ऑटोमेटिकली मूड अच्छा रहता है। क्योंकि घर आके तो आपने कभी अपनी अम्मा की सुननी है, कभी बहन की सुननी है, फिर उधर से सुन के सैंडविच होते हैं, आप आते हैं बीवी के पास, बीवी की सुननी है, ठीक है। आप बचपन में इक्विप हुए ही नहीं कि आपने बैलेंस कैसे क्रिएट करना है अपनी फैमिली और अपनी वाइफ में, तो आप जो है आप क्या करेंगे, आप ये चोर रास्ते ढूंढते हैं, ठीक। तो फिर उनका मूड, जब उनको किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, आप चीख रही हैं कुछ भी, वो दे आर गुड एंड नाइस। ये हैबिचुअल चीटर्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। और आप देखें जो टॉक्सिक, ज़्यादा टॉक्सिक आदमी है ना, वो या जो वो नॉर्मली एक ही औरत के साथ होते हैं। अच्छा, क्योंकि उनको वेंट आउट करने के लिए कुछ मिलता नहीं। हाँ, और वो एक ही औरत के साथ होते हैं। और बहुत जो एक्सट्रीमली टॉक्सिक है ना, फिजिकली अब्यूजिव किस्म के आदमी हैं, उनका तो ये है कि अगर उनकी वाइफ की डेथ हो जाए तो शादियां भी नहीं करते दोबारा। अच्छा 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 अच्छा। आई हैव सीन सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ फिजिकली अब्यूजिव husbands के अगर उनकी their wives have passed away, they will not marry again
वो नहीं करते, उनके बच्चे हैं वो बच्चों के साथ, और एंड ऐसा नहीं है कि बूढ़े वाले, मतलब एट द एज ऑफ 35 40 45 जिसमें अ मैन कैन इजीली गेट अ वाइफ, ठीक है, बच्चों के साथ भी उसको मिल जाएगी, बट दे चूज नॉट टू गेट मैरिड। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा तो अच्छा, ये वो मेरी अम्मी अक्सर कहती हैं कि मैं एक दफ़ा उनसे बात कर रही थी कि ऐसा क्यों है, तो मेरी अम्मी कहती हैं कि उनको पता होता है कि उनके साथ कोई नहीं रह सकती तो इस वजह से दे से कि इससे बेहतर है कि मैं जो हूँ बात सीधा स्टॉप कर दूँ। तो अच्छा ये अच्छा अच्छा बहुत कॉमन है। अच्छा। इसमें जो आपने बात की है कि दूसरी साइड पे अगर हम जाएं, वाइफ की साइड, हस्बैंड की साइड पे सारी चीज़ें आपने देख ली ना, तो आप उसको उनको क्या यानी गाइडलाइंस देती हैं, फिर वाइफ को क्या कहती हैं, फिर आप किस तरह आपने डील करना है इसको, जो आपको ऐसी चीज़ लेके आती हैं, हाँ ये सारी चीज़ें लेके आ गई हाँ आपके पास? फिजिकली अब्यूजिव को तो मैं यही हाँ, कहती हूँ कि वो तो वो है। आपने अलग बात हो हाँ, गई। दूसरा जो ये रोमांटिकली जो है वो मतलब ये होता है कि वो प्रॉमिस करेगा अब मैं नहीं करूँगा, 6 माह नहीं करेगा। आई से द गर्ल कि अगर ये हैबिचुअल है तो ये नहीं छोड़ेगा। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन चेंज योरसेल्फ। उसका एक्शन चेंज नहीं होगा, योर रिएक्शन टुवर्ड्स हिज एक्शन दैट विल ले द फाउंडेशन कि आप किस तरह आपका रिलेशनशिप आगे चलेगा। हर चीज़ में छोड़ देना हल नहीं होता, देयर आर अदर वेज। यही बात है ना कि जो बहुत सारे लोग इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं जिनको ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, वो बस एक ही उनके पास होता है, यार नहीं यार छोड़ दें, इस तरह ना कोई ये वो चल रहा है, गेम चल रही है, हाँ, तो लेवल 1 दैट पे इज आ गए, लेवल 2 हाँ पे आ गए। नहीं, वो मैं ये चीज़ नहीं कहती। फिर आई आई सबसे पहले तो मैं उनसे कहती हूँ कि इफ़ यू हैव डिसाइडेड टू स्टे इन द रिलेशन, इफ़ यू डोंट वांट टू दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मैं पहले पूछती हूँ। 95% ऑफ women विल से, बल्कि 98% ऑफ women से दैट दे वांट टू स्टे इन द रिलेशनशिप फॉर डिफरेंट रीजंस, ठीक है, पेरेंट्स हो गया, जॉब, फाइनेंशियल स्टेबिल, बहुत सारे रीजंस की वजह से। देन आई से व्हेन वंस यू हैव डिसाइडेड टू स्टे, नाउ यू नो कि ये उस बंदे की आदत है, ये नहीं बदलेगी। आप उसके साथ कैसे रहते हो या आप अपना रिएक्शन क्या रखते हो वो आप कंट्रोल कर सकते हो, जिसमें सबसे पहले है कि स्टॉप चेकिंग हिज फोन, बिकॉज वेन एवर यू विल चेक हिज फोन यू विल फाइंड समथिंग। उससे क्या होगा, उसने बदलना नहीं है, आप जो हो वो 6 माह के लिए ट्रॉमा में चले जाओगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले मैं उनको गाइड करती हूँ, इफ़ यू एक्चुअली वांट टू यू नो को एग्जिस्ट इन दिस सिनेरियो, क्योंकि जाहिर है इट्स वेरी रॉन्ग ऑन एनीबडीज पार्ट के अगर कोई चीट कर रहा है तो इट्स अ रॉन्ग थिंग, ठीक। अगर वो हैबिचुअल है, अगर तो वो ये है कि किसी ने एक दफ़ा कर दिया, अच्छा ये भी कहते हैं वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर, आई डोंट बिलीव इन दिस, ठीक है। ये तो वैसे ही मतलब हाँ, नो रिसर्च इट्स पे इट्स बिलीव नहीं करते। नहीं, इट्स नॉट ट्रू, ऐसा नहीं होता। आप बहुत दफ़ा ज़िंदगी का कुछ हिस्सा जो है, अगर ऐसी बात होती तो हम वही फिर रिलीजन आ जाता है। 40 50 साल की उम्र तक सहाबा जो थे, दे वर इन्वॉल्व्ड इन अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वर एंटी इस्लामिक, ठीक है, लेकिन जब वो मुसलमान हुए उन्होंने अपनी आदतें बदल ली। तो ये ऐसा कुछ नहीं होता वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर, ठीक। अगर तो वो हैबिचुअल है, एक तो आपने उसका आप फ़ोन चेक करते हैं तो आप अपने आप को पेन दे रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। अब आपने खुद चूज़ किया है टू स्टे हियर, दिस इज़ योर डिसीजन, ठीक। उस बंदे ने तो चले मिन्नतें की, लेकिन आपने खुद डिसाइड किया कि जो भी आपका रीज़न है मैं उस वजह से इधर हूँ, तो यू हैव टू इंड्योर इट टू सम एक्सटेंट, ठीक है, क्योंकि आप उसको बदल नहीं सकते। हाँ, ये कर सकते हो कि आप अपना सेफ डिस्टेंस क्रिएट कर लो, आप इमोशनली एक वॉइड क्रिएट कर सकते हो अपने हस्बैंड के साथ, आप उसको जो है वो रियलाइज़ करा सकते हो, जस्ट लाइक कि अगर आपको पता चला है कि ही इज़ हैविंग एन अफेयर है और आपको उसके बाद यू आर नॉट रिएक्टिंग, या आप उसको कोई रेपरकशन दो उसकी, ठीक है। रेपरकशन कुछ भी हो सकती है, आप रूम सेपरेट कर सकते हो, आप बात ना करो, आप जो है वो उसके साथ जाओ ना, या मतलब किसी भी तरह की आप वो हम डिसाइड करते हैं एज पर सिचुएशन, पर्सनैलिटी के हिसाब से। हाँ, पर्सनैलिटी और उस बंदे के, जाहिर है मर्द का भी कोई ना कोई वीक पॉइंट तो होता है, ठीक है। तो फिर नॉर्मली हम जब बात करते हैं काउंसलिंग में तो वी जस्ट वीक पॉइंट भी बताती हाँ, हैं आप उनमें से हैं जो हाँ, वीक तो वो पॉइंट पे हिट वीक कराते पॉइंट हैं। पे हम हिट करते हैं कि अच्छा। टू कीप दैट सैनिटी ना, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एंड टू कीप दैट रिलेशनशिप इंटैक्ट, क्योंकि अगर अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक बंदा चीट करे और औरत एब्सोल्युटली उसको कोई रेपरकशन नहीं दे रही, तो वो बदलेगा भी नहीं, और दूसरा औरत जो है वो खुद भी ट्रॉमेटाइज होगी। हाँ, जब बहुत शी विल ज़्यादा। बी गिविंग सम सॉर्ट ऑफ रेपरकशन, तो थोड़ा सा एट सम प्लेस जो है ना वो पीस भी उसके अंदर आएगा कि यार मैं जो हूँ आई एम ऑल्सो एबल टू टेक रिवेंज इन अ हेल्दियर वे, ठीक है, या टेक रिवेंज भी नहीं कहूँगी कि आई एम एबल टू सेव माई सेल्फ इन अ हेल्दियर वे। अब वो जो है अब जब वो रेपरकशन है ना, जब वीक पॉइंट है, आप ये तो पर्सनल होता है, हर रिलेशनशिप में डिफरेंट है, ठीक है। किसी में ये होता है लड़के को अबैंडनमेंट इश्यूज होते हैं, तो अगर आप उसको 10-15 दिन के लिए छोड़ के जाओगे तो वो
जो है वो कहेगा नहीं मैं रह ही नहीं सकता, ठीक है। कोई डिफरेंट हर रिलेशनशिप के डिफरेंट होते हैं। तो मैं कहती हूँ कि उस चीज़ को देख के आप अपने रिलेशनशिप को एक ऐसे पॉइंट पे लेके हो जहाँ पे आपकी सैनिटी भी डिस्टर्ब ना हो, और ये भी ना हो कि आप अगले बंदे की ज़िंदगी में बहुत होता है कि चीटिंग हुई, माफ़ी तो दे दी, लेकिन उसके बाद लड़के की ज़िंदगी अजाब कर दी, ठीक है। कहाँ जा रहे हो, क्या अच्छा फ़ोन देखना। अब ये चीज़ जो है ना बहुत सारी औरतें कहती है राइट है, उनका राइट है, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि ये बहुत अनहेल्दी है आपकी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी, कि आप हर वक्त इसी उसमें लगे हुए हो कि कहीं वो किसी से बात तो नहीं कर रहा। आप सोचे ना कि आपका पूरा दिन का 80% हिस्सा इस चीज़ को डिस्कवर करने में लगा हुआ है, जो बात आपको ऑलरेडी पता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो आप क्यों अपनी जो है वो सेहत को एक ऐसे बंदे के लिए डिस्टर्ब कर रहे हैं। मेरा अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं तो आप खुद पे काम करेंगे, ठीक है। आप देख रहे हो कि मुझे इस मैरिज में रहने का फ़ायदा है एज कम्पेयर टू ये मैरिज छोड़ने का। उसकी बुनियाद पे फिर आप अपना डिसीजन बनाओगे कि हाँ मुझे इस मैरिज में रहना है, लेकिन फिर आप घर को टॉक्सिक तो ना बनाए ना। अगर आपने घर को टॉक्सिक ही बनाना है तो फिर इट्स बेटर टू लीव द मैरिज। अगर आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप नहीं इस चीज़ के साथ, यू आर नॉट एबल टू मेक पीस विद इट, देन इट्स बेटर टू पार्ट वेज। अच्छा, इसमें ना एक बड़ी आपने बात की थी अवेलेबिलिटी की ना पहले, कि जिस रीज़न की वजह से, वो भी हम आएंगे जेंजी के थोड़ा सा बात करनी है हमने इसके बाद ना, तो उस केस में आएंगे कि वो किस तरह इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया की तरफ से आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं ना। वरना अब अफेयर्स करने के लिए कोई लड़की भी तो चाहिए ना आपको, जो आपके साथ रहे या फिर आपके स्टेटस के हिसाब से हो, तो वो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होंगी जिससे आपने कहा फिर 2-4 सेलेक्ट होंगे ना। उसको भी पता है आप शादीशुदा है, तो कुछ ऐसा मैच मिलेगा और बहुत ज़्यादा उसके लिए चाहिए आपको ना। अच्छा, इसमें मेरा ये थोड़ा सा एक मासूमाना सवाल है कि अगर आप लोग ये आपने उनको कह दिया कि आप अगर अपने रिलेशनशिप में रहना है, जो कि रहना चाहती हैं 95% खवातीन ना, कि आप कोई ना कोई रिप्रिकॉशन उसके अंदर हो जो कि उसको थोड़ा थोड़ा तंग कर कीजिए, लेकिन आपने माहौल ठीक रखना है अपना ना। तो इस केस के अंदर आप इस चीज़ की क्यों नहीं देती? अगर वो हैबिचुअल चीटर नहीं है, अगर वो किसी और एक और लड़की से ढूंढ ली हो, कह रहे मैंने इससे शादी करनी है, तो उसको आप कह दें शादी की परमिशन दे दें। ये लड़कियां कभी भी खवातीन नहीं देंगी उसको, लेकिन उसके साथ रहना पसंद करेंगी जो कि हैबिचुअल है। ये बात सच है। और दूसरी बात ये है कि कोई मर्द पाकिस्तान में परमिशन लेके शादी नहीं करता, ठीक है। तो वो जो है वो करके जब पानी सर से गुजर चुका होता है, तब एक दिन जो है वो औरत को पता चलता है कि अच्छा इसकी शादी हुई हुई है। तो एक तो ये चीज़, दूसरा मैं ये कहती हूँ, अब ये कल्चरल चीज़ है, ठीक है। आप अभी पेशेंट के हिसाब से ना सोचें, अभी हम सोसाइटी के हिसाब से इसको डिस्कस करते हैं ना, कि सेकेंड मैरिज के इतनी खिलाफ खवातीन क्यों हैं। क्योंकि ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जो लोग अगर दूसरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर होते हैं, उसमें अंदर बहुत सारी खवातीन जो है ना वो एक्सेप्ट कर लेती हैं इस चीज़ को ना, फिर बाद में आप जैसे लोगों के पास आती हैं, काम करती हैं इस चीज़ पे। लेकिन अगर मर्द कहते हैं मैंने दूसरी शादी करनी है, तो फ़ौरन वो यही कहते हैं कि मैंने नहीं रहना इसके साथ। तो इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है ये चीज़ बहुत ज़्यादा कल्चरल है, क्योंकि साउथ एशिया, इंडो पाक में यहाँ पे ज़्यादा पहले जैसे हिंदू थे, हिंदू में आपको पता है आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, ठीक है। और ख़ास तौर पे अगर आपने 7 फेरे लिए हों तो फिर तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। फिर मैं एक नॉवल पढ़ी थी, उसके बाद आपको कोर्ट मैरिज करनी पड़ती है ताकि बाद में लेटर ऑन आप डिवोर्स ले सको अगर चीज़ें ठीक नहीं है। लेकिन अगर आपने वो 7 फेरे लिए हैं तो आप नहीं छोड़ सकते, ठीक। ये जो क्रिश्चियंस है उनमें भी यही चीज़ प्रैक्टिस होती है कि वहाँ पे भी मोनोगैमी है। अच्छा, अब वो जो मैं एक नॉवल पढ़ी थी, उसमें ये था कि लड़का लड़की हिंदू होते हैं, तो आपस में उनका अफेयर होता है। वो लड़का अपने घर जाता है तो उसकी ज़बरदस्ती फेरे दिलवा देते, शादी कर देते हैं। अब वो आता है तो वो कहता है कि अब मैं क्या करूँ, मैं तो इससे शादी नहीं कर सकता। तो उसका फ्रेंड उसको मशवरा देता है कि तुम मुसलमान हो जाओ, कि तुम दोनों मुसलमान हो जाओगे तो फिर लॉ तुम्हें अलाउ कर देगा शादी करना, क्योंकि उनका लॉ भी अगर आपने कोर्ट मैरिज रजिस्टर नहीं की ना तो आई गेस अलाउ नहीं करता। एक शादी के बाद अलाउ नहीं करता उनको, अलाउ नहीं करता। कोर्ट मैरिज वो उसके बाद करते हैं और कोर्ट मैरिज की बेसिस पे वो डाइवोर्स करते हैं। आपने मेरा नहीं ख्याल इंडिया में कभी सुना है किसी एक्टर की 2 बीवियां एट अ टाइम रही हो? नहीं है, नहीं। हाँ, वहाँ पे नहीं है ये। मैंने उसी नॉवल में ही वो, तो फिर वो ना मुसलमान हो जाते हैं, उनके घर वाले आते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कहते हैं हम तो मुसलमान हो गए, और हुए वो नहीं होते, वो बाद में फिर खैर वो दैट वाज अ डिफरेंट स्टोरी। तो ये जो कल्चर है ना, ये साउथ एशियन कल्चर है। स्पेसिफिकली हमारे एंसेस्टर्स जो हैं वो मतलब हिंदू ही थे। अब हम सब कहते हैं कि नहीं ये मत कहो, लेकिन वही कोई सिख होगा, कोई मतलब इस तरह के आने से पहले एंसेस्टर तो इधर ही है ना हमारे। यहाँ थे, ठीक। तो वहाँ पे तो औरत का ये था कि जब आपकी
बेवा हो जाओ या आपकी जो है मर्द दूसरी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि औरत जो है उसकी और उसकी लाइफ भी, मतलब ये दोनों जो है ना वो इनसेपरेबल है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ जो है ना वो यहाँ से आती है कि आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको बिल्कुल ही जो है ना वो एक बहुत बड़ा जैसे ब्लास्फेमस एक्ट समझा जाता था कि अच्छा किसी ने दूसरी औरत से शादी कर ली। वही आपकी वाली बात कि अफेयर रख सकते हैं लेकिन दूसरी औरत से जो है वो शादी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ हमारे कल्चर से आती आपको है। लगता नहीं थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए? अगर सोसाइटी के हिसाब से देखें या रिलीजन के हिसाब से देखें, तो एक आप मर्द को अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की उठाना चाह रहा है और वो हो सकता है शायद वो तो बाद में पता लगेगा कि वो इंसाफ कर रहा है नहीं कर रहा, वो तो कोई भी नहीं कह सकता। लेकिन ये कि आप उसको रोक रही हैं उस चीज़ से। मैं तो नहीं रोक रही। आप जैसी और खवातीन रोक रही हाँ, हैं। लेकिन अब देखिए द पॉइंट इज़ ना कि रिलीजन इस चीज़ की परमिशन देता है, ठीक है? लेकिन उसके लिए रिसोर्सेज़ भी तो हों। अब देखिए जो अरब ममालिक हैं हाँ, सऊदी उनमें ले लें। हाँ, वहाँ पे ये कल्चर है और वहाँ पे वो नॉर्मली आराम से 4-4 शादियाँ कर लेते हैं, ठीक है? लेकिन उनके पास पैसा है, उनको जो है ना कि वो 4 को रख सकते हैं। यहाँ पे पाकिस्तानियों के पास जो है ये आज के बाद कल का हमें पता नहीं है, डॉलर हमारा हर दिन बढ़ रहा होता है, पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है, तो इसमें तो वैसे ही जो हालात है वो इतने। और आप देखें कि जो ज़्यादातर दूसरी शादियाँ हैं, वो आपको जो है जिस क्लास में मिलेगी उनको खाने के भी लाले होते हैं। अब आप शुएब मलिक का देख लें कि उसका जो है उसके वो किस तरह के बैकग्राउंड से आता है, जहाँ पे खाने के भी लाले। तो उसके फादर ने 2 शादियाँ, पहली शादी में से 5 बच्चे आए गैस और दूसरी शादी में से 6 या ऑपोजिट है वो मैं भूल गई हूँ। अब आप देखें कि एक बंदा, अब इस तरह के बंदे को डू यू रिकमेंड कि जिसके ऑलरेडी 5-6 बच्चे हैं कि तुम दूसरी शादी कर लो, ठीक? और नॉर्मली ना ये जब औरतों को पता चलता है ना कि उनके हस्बैंड में दूसरी शादी की टेंडेंसी है, तो वो सोचती हैं कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो ये शादी नहीं करेंगे, ठीक? तो नॉर्मली जिनकी भी दूसरी शादियाँ होती हैं वो जो साइमल्टेनियसली दोनों को रख रहे होते हैं उनकी पहली में से बहुत सारी औलाद होती है, मतलब 5 बच्चे तो कम से कम होते हैं। तो ये वाली चीज़ जो है वो वसाइल भी बहुत ज़रूरी हैं जो कि पाकिस्तानी मर्दों के पास नहीं हैं। उनको इस चीज़ को समझना चाहिए कि वो उस तरह के नहीं है जैसे ना तो अच्छा फिर इसमें लाइफस्टाइल भी है। अरब लोगों का जो लाइफस्टाइल है मर्दों का, ठीक है, वो ये चीज़ जो है वो फिज़िकली भी जो है वो उसको अच्छे से परफॉर्म, मतलब अच्छे से नहीं, मैं दोबारा ये बात कहती हूँ। अब जो अरब जो है वो उनका जो लाइफस्टाइल है वो उसके मुताबिक जो है अपने वसाइल उनके हर तरह से अच्छा, उनकी सेहत भी अच्छी है। पाकिस्तानियों को 40 साल की उम्र में डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, वो उन्होंने वो कोई पता नहीं कब जो है वो ऑफ हो जाएं, तो वो उनको इतनी शादियां करने की क्या ज़रूरत है? तो ये जो है मेरे बड़े ख्याल वसाइल में नहीं हैं। हाँ। और लेकिन जो आप बात कर रही हैं ना वसाइल की, अब शुएब मलिक के पास भी काफ़ी वसाइल थे, लेकिन इसमें 2 तो नहीं रखी एक साथ। शुएब मलिक के मामले में जो है वसाइल उसके पास बहुत हैं, लेकिन जो उसकी पहली बीवी है ना उसके पास भी बहुत वसाइल हैं। उसने चूज़ किया टू लीव सच अ रिलेशनशिप। तो ये एक बड़ा डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाता है। आप इकरारुल हसन देखें उसकी तीनों रह रही हैं। तो आप ठीक हैं, आप कहती हैं कि वो ठीक काम कर रहा है वो? कोई नहीं? नहीं, अच्छा, अच्छा। मैं ऐसा नहीं कहती। मैं ऐसा कभी नहीं कह सकती कि वो जो है वो ठीक काम कर रहा है, क्योंकि ठीक है। अब मुझे मैं उसके वाइफ्स के इंटरव्यू टाइम एंड अगेन सुनती रही हूँ, जिसमें जब मैं उनकी बातें सुन रही थी ना, अब जैसे वो एक ने कहा कि मुझे कोई जेलसी फील नहीं होती। दिस इज़ अनट्रू, ठीक है। अच्छा। ये सच नहीं हो सकता कि आपका हस्बैंड जो है वो शादी करे या फेयर चलाए या किसी तरह भी किसी और औरत में रोमांटिकली इन्वॉल्व है, आप जेलस ना हो, पीरियड। ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर दूसरी बात ये कि मेरा मिजाज ठीक है, मैं मानती हूँ कि बहुत सारी औरतें होती है, जैसे मेरे हस्बैंड जो हैं उनकी जॉब, ही इज़ अ डॉक्टर, तो उनकी जॉब की रिक्वायरमेंट है कि उनका इंटरेक्शन फीमेल के साथ भी होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं अगर हर चीज़ पे हॉवर करूँगी उनके ऊपर तो वो उनके लिए तो जॉब करना मुश्किल हो जाएगा। तो आई एम काइंड ऑफ ओपन इन दैट थिंग। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कह सकती कि कल को मेरे हस्बैंड इफ़ ही इज़ हैविंग एन अफेयर या वो शादी कर लेते हैं, हो सकता है मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँ शादी को, लेकिन ये कट कर दीजिएगा मेरे हस्बैंड ना सुन ले, लेकिन हो सकता है मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँ, लेकिन दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आई विल नॉट बी जेलस ऑफ दैट।
इमोशनली या बायोलॉजिकली औरत के अंदर ये चीज इंस्टॉल्ड है ना कि हाँ, आपको दुख हर होता है, एक में जेलसी होता है, होती है, हर एक में होता है। आदमी हाँ। में भी होगा। जब हाँ। औरत रिलेशनशिप छोड़ के जाएगी ना, तो औरतें तो जल्दी रिकवर कर जाती है, मर्द को तो बहुत टाइम लगता है रिकवर हाँ, करने में। हाँ, वो के मैंने आपको बताया ना, बहुत सारे मर्द जो है वो चीटिंग विमेन, उनको पता होता है उनकी बीवियां चीट कर रही हैं, लेकिन बीवियां ज़ाहिर है वो एक दफ़ा से डर जाती, मोबाइल ले लिया, ये कर लिया, तो वो फिर भी उनको रखते हैं अपने पास, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये बात आउट हुई तो इसकी तो जो बेइज्जती होगी, मेरी इज्जत पे सवाल आएगा, मेरी ईगो पे जो है वो ज़र्ब है। तो ये चीज़ जो है वो उस क्या बात करते हैं, बात ऐसी बात कर रहे थे ना आपके एक्सेप्ट औरत दूसरी हाँ, औरत को नहीं तो करती। वो एक अच्छा, अब जब मैं उनके इंटरव्यू सुनती हूँ ना, तो वो मुझे ना उसमें से वो, जैसे आपको बहुत ऐसे नहीं लगता कि ये बहुत होलियर देन दाओ एटीट्यूड है, कि बहुत ग्रेटनेस वाली चीज़, तो उस चीज़ से ना थोड़ा सा मुझे होता है कि इसका मतलब है कि दे आर नॉट हैप्पी फ्रॉम द इनसाइड, ठीक है, दे हैव मेड पीस विद इट समहाउ, लेकिन वो जिसको कहते हैं कि आप खुश हो या, और फिर जो इकरारुल हसन, आई वाज अ बिग फैन ऑफ हिम, ठीक अच्छा। है, yes, when he had not announced his second marriage, before that I was very big fan of him, और ये तब पहला बहुत छोटा सा था और इसके शोज में बड़े देखती थी, लेकिन over time I realized that he is more of a लिफाजी person, ठीक मतलब है, जो लिफाजी? अल्फाज से खेलते हैं, अच्छा, अच्छा, ठीक है, अच्छा। और बहुत लफाजी है। जैसे उनसे मोहब्बत के बारे में पूछा जाए तो वो इतनी वो बात को घुमा देते हैं कि वो जो असल क्वेश्चन है वो तो, आई बिलीव ही इज़ अ ग्रेट लायर्स आर ग्रेट मैजिशियंस, तो दिस फॉल्स ऑन हिम, अच्छा। कि जो है वो उनको वो लफाजी में जो है ना उसको लपेट देते हैं। आपने मजबूरी थी, ये वजह थी, ये आप इस अगर आपने कर ली, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि आई फेल इन लव विद दिस पर्सन, तो मैंने शादी कर ली। वैसे उसने कहीं कहा तो नहीं इस तरह, मैं दो सारे इंटरव्यू सुने उसके, उसने कहा नहीं है कि प्यार हुआ शादी कर ली। नहीं, ये नहीं? थर्ड वाले की दफ़ा मेरे ख्याल से कहा है, क्योंकि वो शी इज़ ऑल्सो फ्रेंड्स विद कुरुतुल एंड वो तो मुझे ऐसे लगता है एक रिवेंजफुल शादी थी। अच्छा, अच्छा। दूसरी बार, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अच्छा, मुझे पता अच्छा। नहीं है इसके बारे में, लेकिन ऐसे एक लगता है। स्पेकुलेशन है। हाँ, स्पेकुलेशन है कि हाँ। थर्ड तो उसने इसलिए की क्योंकि उसने दूसरी वाली से बदला लेना था, उसने कहा चलो तुम मेरे पे आई थी, मैं तुम्हारे पे लाती हूँ। लेकिन आप वैसे देखें तो जब सेकेंड मैरिज भी इसकी हुई, तो एक तो इसने अनाउंस नहीं की, 2012 में शादी हुई एंड ही अनाउंस्ड इट क्वाइट लेट, आई गेस कोविड के टाइम्स में जो है, जब बहुत ज़्यादा हाइप आई। और फिर आप उस टाइम पे इसका इंटरव्यू देखें तो उसमें ये कह रहे हैं कि इंसान की मजबूरी होती है, कभी उससे मोहब्बत होती है, कभी सामने वाले को हो जाती है, बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं, किस मजबूरी के तहत हुई, किन हालात, तो वो बात को ना वो बहुत ना लपेट के जो है वो करता है। तो उससे ये होता है कि आपने अगर एक चीज़ की है, आप उसको एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे, फिर आप अपनी बीवियों को भी कह रहे हो कि सोशल मीडिया पे आके कहो कि हम खुश हैं इस चीज़ से, तो ये वो चीज़ जो क्या है ना, क्या ये क्या सबको कि तुम बताओ कि मैं नाखुश हैं, वो सब एक घर में रह रहे हैं। नहीं, पहली वो दो तो एक घर में रहती हैं, तीसरी अलग रह पहली रही नहीं, हैं। पहली और तीसरी एक घर में रहती है, अच्छा। दूसरी अलग रहती है। तभी तो मैं कह रही हूँ कि पहली वाली ने तीसरी वाली शादी करवाई है ताकि नहीं, दूसरी पहली वाली से जब दो थी तब तो दोनों ही घर में रहती थी, नहीं, तब भी अलग अलग थी वो? अलग थी। मैं अच्छा। इनको बड़ा अरसे से फॉलो कर रही हूँ, अच्छा। तो नहीं, नहीं, अलग उनका एक रहती। इंटरव्यू आया था, उसमें बताया हुआ था कि एक टाइम पे वो देखिए दोनों साथ एक्सेप्ट थी। नहीं, साथ नहीं रहती थी, अलग-अलग रहती थी, मिलती थी। अब उसमें ये चीज़ है कि एक्सेप्टेंस इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग, हाँ, ठीक हाँ, है, हाँ। कि आपने आपके एक्सेप्ट कर हस्बैंड ने लिया। शादी कर ली, आपने एक्सेप्ट कर लिया, वो एक हुँ। बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। लेकिन ये कहना कि आई एम ओके विद इट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हालाँकि मेरा आपकी बात ठीक है बिल्कुल। मेरा ये सिर्फ़ ये है, इसमें है पॉइंट ऑफ व्यू के मतलब सोशल मीडिया पे ये बातें करना कि मैं ओके नहीं हूँ, ये हूँ, एक अजीब-सी चीज़ लगती है। तो शायद फिर इसलिए आप ये उन्होंने भी किया हो। नहीं, तो फिर आपको ऐसी भी तो बात नहीं करनी चाहिए ना कि जो नेचर के खिलाफ लगे, हुँ। जो ऐसे लगे कि ये, अब आप देखें, आपको अगर कोई डंडा मारेगा तो आपको दर्द होगा, हाँ, हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। अब कोई इंसान आके पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये बात कहे कि मुझे डंडा लगा, हुँ। लेकिन मुझे तो दर्द ही नहीं हुआ, हुँ, हुँ, हुँ। मैं तो बिल्कुल, मेरा खून भी निकल रहा था, लेकिन मुझे कोई दर्द नहीं, कोई पेन नहीं, मैं सही। स्टिचेस लगे बगैर एनेस्थीसिया के, हुँ, हुँ, मुझे हुँ। कोई दर्द नहीं हुआ। आप बिलीव करेंगे? हाँ, नहीं, नहीं, बिल्कुल। तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है ना ऐसी बात करने हुँ, हुँ, की। हुँ, तो हुँ। ये चीज़ जो है ना, एक्सेप्टेंस, मैं इसी चीज़ को कहती हूँ, इसीलिए औरतें जो है ना वो अपने इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर पाती, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं करती कि मैं जेलस हो सकती हूँ या मैं ऐसा फील कर सकती हूँ। मैं तो आम जो किसी ने अच्छे कपड़े भी पहने हो तो एट टाइम्स होता है कि आप जेलस हो जाते हो, यार इसने इससे अच्छे कपड़े हुँ, पहने, हुँ, तो एक नॉर्मल फीलिंग है। हुँ, हुँ। हाँ, आप उसमें रिएक्ट मतलब आप उसको हसद में कन्वर्ट ना करें या आप उसकी वजह से जो है वो कोई गलत कदम ना उठाएं, वो चीज़ है जो अल्लाह ताला ने हमारे इख्तियार में दी है। हुँ, हुँ, हुँ। इमोशंस हमारे पास सारा स्पेक्ट्रम है, हुँ, हुँ। हर तरह की टेंडेंसी जो है ना हम में है। अब वही आपसे पहले बात करती थी ना नार्सिसिज्म की भी, अब जेलसी और हसद
ये अब इनके दरमियान यही फाइन लाइन है कि आप क्या करते हो। जेलसी हर इंसान में है, जैसे मैंने नार्सिसिस्टिक बिहेवियर का कहा, या किसी से बदला लेने का जो है वो हर इंसान में है, ठीक है। लेकिन जो क्रिमिनल्स हैं या कत्ल करने की भी टेंडेंसी सब में होगी, ठीक है। वो आपका ये है कि कहाँ पे अगर आपकी किसी ने पेरेंट को कुछ कहा है आप कत्ल करने पे आ जाओगे, ठीक है। ये डिफरेंट उसके एंगल्स होते हैं, ठीक। क्रिमिनल जो होता है उसका क्या होता है कि उसने अपनी उस इमोशन को हेल्दियर वे में केटर नहीं किया, ठीक है। जबकि दूसरे बंदे ने हेल्दियर वे में केटर कर दिया, इसलिए हम कत्ल नहीं करते और क्रिमिनल कत्ल करता है। सही सही सही, तो जबरदस्त। ये है कि इमोशंस, सारे इमोशंस हम सब में है, सब में, हाँ, सब में है। उस रिएक्शन अलग है ना, उस इमोशन का। रिएक्शन अलग है, रिएक्शन और अच्छा, रिएक्शन डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ। बस आपसे लास्ट क्वेश्चन करना है मेरा जो रह गया था जेनजी का। पहले शादियां होती थी ज़माने के अंदर और लव मैरिज वगैरह का कोई सीन नहीं था, लव मैरिज आई। और आजकल जो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के अंदर जो 18-19 साल के 20 साल के लड़के हैं, तो वो सिचुएशनशिप या फिर हुकअप कल्चर के अंदर हैं कि बिल्कुल कि आप किसी एक लड़की को या एक लड़के को जानते हैं इसी काम के लिए कि भाई हमने 10-15 दिन साथ रहने, उसके बाद एक नया लड़का या नई लड़की, उसके बाद एक नया लड़का नई लड़की। तो वो एक गेम चल रही है और कोई शादी का इंटेंट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। काम तो फिर वैसे भी गलत है वो इस्लाम के हिसाब से, लेकिन एक इंटेंट होती है तो थोड़ा कुछ शादियाँ 80-90% हो जाती हैं अगर लड़का जो है ना वो धोखा ना दे। लेकिन यहाँ पे अब चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है, तो उसका क्या टेक है आपका इसके ऊपर? मेरा एक तो मेरा बिलीफ इस चीज़ पे है कि जो ये सिचुएशनशिप है उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जेनजीज बहुत फास्ट मूविंग जनरेशन है, बहुत एक्सपोजर टू स्क्रीन है, ठीक है। और वो चीज़ और फिर रील्स जो है आपका जो है वो जो वो क्या होता है कंसंट्रेशन स्पैन है ना, वो अब जैसे हम रील्स बनाते हैं, आप भी बनाते होंगे, तो ये कहते हैं हुक होना चाहिए पहले 3 सेकंड्स में, अदरवाइज यू विल बी स्वाइप्ड अप, ठीक। दूसरा अवेलेबिलिटी, आपको पहले ये होता था कि यूनिवर्सिटी लाइफ ख़त्म हुई, आपकी अवेलेबिलिटी ख़त्म होगी, आप ऑफिसेज में काम कर रहे हो, औरतें भी कर रही हैं, लेकिन एक डिफरेंट एनवायरनमेंट हो गया। अब अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा, आप बेशक ऑफिस वो आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आप कोई ऑफिसर हो, आपने इंस्टाग्राम खोला आपको 10,000 ऑप्शंस मिल जाएंगे, आपने ट्विटर खोला आपको ऑप्शंस मिल, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपके पास जब इतनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, हम बच्चों के लिए स्क्रीन को क्यों बुरा कहते हैं कि वो इतना ज़्यादा एक्सपोज हो जाते हैं टू सो मेनी थिंग्स कि वो एक कन्फ्यूजन उनके अंदर क्रिएट हो जाती है। फिर उसके बाद क्या है, वही आपकी वाली बात कि उनका वो जो डोपामीन रश है या वो है, तो वो वो चीज़ जो है ना वो उससे केटर होती है। इसके बाद मैं इस चीज़ पे आती हूँ कि पेरेंटिंग का बहुत रोल है। बच्चों को घर से इमोशनल वैलिडेशन नहीं मिलती, ठीक है। दे आर नॉट, पहले भी नहीं मिलती थी, लेकिन पहले वालों के जहन में ये चीज़ थी कि माँ की पैरों तले जन्नत है, वालिदैन को उफ तक ना कहो, वो इसको लिटरल ही लेते थे, ठीक है। और वो जो इवन हज़रत इब्राहीम वाली बात कुरान पाक में है कि बाप के कहने पे उन्होंने अपनी बेगम को, ज़ौजा को छोड़ा था, तो ये चीज़, ये वाला कॉन्सेप्ट था जो मिलेनियल्स थे, ठीक है, कि हमने जो है वो बिल्कुल माँ बाप ने जो कहा उससे इधर उधर नहीं होना, ठीक। अब जो कल्चर है ना, और ये सही कर रहे हैं, जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, बहुत लेटर इन लाइफ मिलेनियल्स को ये रियलाइज़ हुआ या नहीं हुआ कि उनके साथ जो है वो ज़्यादती हुई है, ठीक। जेनजीज जो हैं वो फ्रॉम डे वन, क्योंकि एक्सपोज टू मीडिया है, ठीक है, एक्सपोज टू सोशल मीडिया, और उनको अपने राइट्स का पता है, ठीक है, उनको अपने राइट्स का बहुत ज़्यादा पता है, ठीक। तो वो क्या है कि वो उनके नज़दीक ये चीज़ है कि पेरेंट्स अगर इमोशनली अवेलेबल नहीं है या वैलिडेट नहीं कर रहे, तो वो वैलिडेशन बाहर ढूंढते हैं। पहले ये होता था ढूंढते थे, लेकिन कांस्टेंट गिल्ट में रहते थे कि अच्छा हम अपने माँ बाप के साथ ये कर रहे हैं वो। अब क्या हो गया है कि वो कहते हैं कि जब पेरेंट्स हैव नॉट बीन नाइस टू अस, ठीक है। डॉक्टर नुमान अली खान एक अपने उसमें कह रहे थे कि जो आयत है ना वो ये है कि अल्लाह ताला मेरे वालिदैन पे एहसान फरमा जिस तरह उन्होंने मुझे बचपन में पाला। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को काट देते हैं ऑल टुगेदर कि जिस तरह उन्होंने हमें पाला, ठीक। अब जैसे जो हमने पीछे रिलेशनशिप्स की बात की, अगर फिजिकली अब्यूजिव रिलेशनशिप है, ट्रॉमाटाइजिंग चाइल्डहुड है, फिर हेलीकॉप्टर पेरेंट्स हैं जो ये 100 नंबर है तो 200 क्यों नहीं है, 200 है तो 300, इस तरह के घर में क्या है आपको किसी भी चीज़ की वैलिडेशन नहीं मिलती, ठीक। अब क्या होता है कि हर चीज़ में आपको लगता है कि मेरे पेरेंट्स जो है ना वो मुझे उन्होंने तो मुझे गलत ही समझना है, ठीक है। फिर उनके, क्योंकि वो आपको इतना गलत 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 कह रहे होते हैं कि फिर जब वो सही बात भी करते हैं ना वो भी आपको गलत लगती है, ठीक। जब ये ऐसे बच्चे जो हैं वो जाते हैं स्कूल और कॉलेजेस में, तो पहली चीज़ होती है बेटा ऐसे नहीं करना। फीमेल्स को ज़्यादा कहते हैं, मेल्स को तो कम ही कहते हैं, बस कहते हैं, ठीक। अब बच्चे के जहन में जो भी चीज़ है ना उसके जहन में वो एक बागियाना वो बनी होती है, जो मैंने ऑब्जर्व किया जेनजीज में, कि इन्होंने कहा है तो ये गलत ही होगा, क्योंकि उनका वो जो फ़िल्टर था ना कि ये बात सही है ये बात गलत है, वो तो अम्मा अब्बा ने पहले ही तोड़ दिया। क्योंकि जब उन्होंने 95 नंबर लिए 100 में से तब भी वो गलत थे,
जब उन्होंने जो है, समझ रहे हैं आप बात को, कि मतलब वो तो है ही गलत ना, तो वो जो फिल्टर था, या अम्मा ने क्या कहा कि जी अच्छा इस बंदे से नहीं मिलना, दोस्तों से मत मिलो, ठीक है। उसके बाद अम्मा कहती हैं कोई ऐसा बंदा है जो पोटेंशियली अब्यूजिव है या बुरी कंपनी है उसकी, जब वो कहेंगी ना इससे भी ना मिलो, तो वो कहेगा वो उनसे भी कह रही थी, इनसे भी कह रही थी, बात ही नहीं माननी, ठीक। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि उनको वो वैलिडेशन नहीं मिली हुई घरों से, ठीक है, तो उनका वो सही गलत का जो होता है ना ब्रैकेट, वो टूट जाता है, ठीक। उनके नज़दीक इट्स नॉट रॉन्ग, ठीक। वो और वो ये है ना कि, और फिर जो कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेंट है, जो कि मैंने बताया कि पिछली जनरेशन में ये था कि आपने पीछे आना है, एक लड़की ना करिए आपने फिर भी पीछे आना है, ठीक। वो अभी क्या हुआ कि अब आ गया कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेंट है, कि अगर अगला बंदा कंसेंचुअल नहीं है, आपकी बात कंसेंचुअली अग्री नहीं कर रहे, तो आपने नहीं करनी, आप तो प्रोसीड नहीं कर सकते, आप प्रोसीड नहीं कर सकते, ठीक। तो वो जो कॉन्सेंट वाला कॉन्सेप्ट है ना, उसमें ये होता है कि जी लड़का भी और लड़की भी, दे आर लाइक कि हम दोनों कंसेंचुअली कर रहे हैं, मेरी भी कॉन्सेंट है, इसकी भी है, ही इज़ ऑल्सो एन एडल्ट, आई एम ऑल्सो एन एडल्ट, 18+ नॉर्मली जो कहते हैं, तो हम कंसेंचुअली ये कर रहे हैं, ठीक। तो इट इज़ राइट। अब फिर वो ये होता है कि वो ये कहते हैं कि 10-15 या 20-25 दिन का जो रिलेशनशिप है, इसमें इफ़ वी क्लिक्ड ईच अदर, तो हम प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज वील कॉल ऑफ, ठीक। तो ये वाली चीज़ जो है, इसमें बहुत सारे जो है ना वो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, और एक जनरेशनल डिफरेंस जो है वो आता है, वो एक चीज़ है। जैसे अब आपको जो ये है होमोसेक्सुअलिटी अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में भी आ रही है, बहुत ठीक है। तो ये वाली चीज़ें जो है ना, ये एक वेव आती है, जिसमें मैं हमेशा हर चीज़ को कहती हूँ कि जो आपकी लाइफ गुजरी है ना, फ्रॉम योर चाइल्डहुड टिल दैट पॉइंट, जब आपने कोई भी क्राइम कमिट करना शुरू किया, दैट एज में आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है, आपके पेरेंट्स के क्या स्टांस है। अच्छा, फिर बहुत जगह पे ये जो सिचुएशनशिप है, वहाँ पे पेरेंट्स चीटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, जाहिर है, अभी जो हम चीटिंग पार्टनर्स की बात करें, उनके बच्चे भी तो होते हैं ना। अच्छा होते तो हैं, वो बिल्कुल। उनके बच्चे होते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स को इन चीज़ों पे या चीटिंग करते हुए दे आर द विटनेसेस, ठीक। हाँ, क्योंकि ये चीज़ एक रिसर्च भी है ना कि जिन पेरेंट्स के अंदर चीटिंग होती है, फिर वो ऐसी चीज़ नहीं है जो लोग इस्लामिकली कहते हैं कि भाई वो बच्चों में ट्रांसफर होती है, इस तरह तो कोई इसका जो है ना वो रेफरेंस नहीं है, लेकिन वो एक सोसाइटल है कि आप देखते हैं वो चीज़ आपके लिए बुरी नहीं रहती, नॉर्मलाइज हो जाती है ना, कि ठीक है चलो वो भी करते हैं, हम भी कर लेंगे, ये पेरेंट्स को एक हम पेडेस्टल पर रखते हैं ना। हाँ, तो इस वजह से तो वो ये चीज़ है। असल में ना, आपको कोई भी चीज़ हो रही होती है, आपको पहले बुरी लगती है, 2 दिन लगते हैं, 3 दिन, उसके बाद आप इम्यून हो जाते हैं। ये डिफेंस मैकेनिज्म है आपकी बॉडी का। हम बहुत सारे इवेंट्स देखते हैं, कश्मीर इशू ही देख लें, शुरू में जब इट स्टार्टेड, या जब मैं छोटी थी तो वो बड़ा लगता था कि इनके साथ इतना जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है। नाउ वी हैव नॉर्मलाइज्ड आवरसेल्व्स विद इट, के या ठीक है ये हो रहा है, तो इट हैपेंस विद देम एज वेल। वो अपने पानी पी वो अपने पेरेंट्स को देखते हैं ये चीज़ें करते हुए, बिल्कुल। तो वो जो है वहाँ से भी आती है। और फिर इसमें मैंने बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखी है, मेरी अपनी पर्सनल राय है कि जिन घरों में जो पैसा आता है ना, विच इज़ नॉट थ्रू लीगल वेज, उन बच्चों में अनफॉर्चुनेटली इस तरह की टेंडेंसीज ज़्यादा होती हैं टूवर्ड्स क्राइम भी इन जनरल, और इस तरह की कि सिचुएशनशिप्स और इस चीज़ में। और मैंने बहुत सारे देखे हैं कि जो आई रिमेंबर देयर वाज अ स्टूडेंट 18-19 साल का था, एंड ही केम फ्रॉम अ वेरी रिच एंड रिलीजियस फैमिली, मैं नाम नहीं लूँगी, बहुत हमारी पॉपुलर वो है। तो ही सेड कि मेरे बाप को मारने के, अगर कोई मान जाए ना कि मेरे बाप को मारना है, तो मैं उसको पैसे दूंगा। अच्छा। इस हद तक की हेट्रेड थी, एंड डेफिनेटली द रीज़न बीइंग के चीटिंग, मदर की तरफ फिजिकली अब्यूजिव होना, और वो लेडी बहुत बड़ी इस्लामिक स्कॉलर है। अच्छा। तो ये चीज़ें जो है ना, अंदर की बहुत डार्क, लोगों के घरों की ना बहुत डार्क रियलिटीज़ होती है। तो आपके घर का अगर डार्क माहौल है, मैंने बहुत कम देखा है कि जो स्टेबल और सिक्योर एनवायरनमेंट से आते हैं, जो पेरेंट्स के साथ उनको पेरेंट्स की बात से डिसएग्री करते हैं, और पेरेंट्स उस डिसएग्रीमेंट को ग्रेसफुली लेते हैं कि ये मेरे पे अटैक नहीं है, मैंने जो बात की है उस पर अटैक है, ठीक। तो मैंने बहुत कम ऐसे देखे हैं कि ऐसे घरों से आने वाले लोग जो है वो इस चीज़ में इन्वॉल्व हो। एक और इसमें पॉइंट है कि जिनके घरों में बहुत ज़्यादा रिलीजियस
वो है, सख्ती होती है, इम्पैक्ट, रिलीजियस इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, वो जो है वो भी इन कामों में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, कि वो रिबेलियन, हाँ रिबेलियन होता है। मेरे साथ, मेरी अपनी स्टूडेंट लाइफ में हमारे साथ एक थी जिनके फादर जैसे घर से भी नहीं निकलना, और ये बहुत सारे अब स्टूडेंट्स भी ऐसे आते हैं, और वो कहाँ मतलब वो सिचुएशनशिप उस टाइम पे व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, तो वो मैंने सिचुएशनशिप पहली दफ़ा तब देखी थी कि आप 10-15 दिन रहो, एक दूसरे को गिफ्ट दो एंड एंड देन यू मूव ऑन, ठीक है। तो वो वाली चीज़ जो है ना, अच्छा फिर ये भी है कि लड़के जो हैं, लड़कियां नॉर्मली जो है, मैंने पहले भी बात की थी कि वो फाइनेंशियल जो एक रेस बन गया ना, इंस्टाग्राम भी आप देखें, टिकटॉक भी देखें, घर आपको नज़र आते हैं कोई जो है ऐसे जैसे परफेक्टली क्यूरेटेड हाउसेज, और वो तो वो जो एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है ना, वो भी रीज़न है इस चीज़ का कि फीमेल्स जो हैं वो मेल्स के साथ जो है वो थोड़ा टाइम, जब तक वो उसको फ़ायदा दे रहे हैं फाइनेंशियली या उसका स्टेटस बिल्ड कर रहे हैं, जब उससे बेहतर आएगा तो दे हॉप ऑन टू दैट, फिर उससे बेहतर आएगा दे हॉप ऑन टू दैट टू लुक अब अगर आप सारा दिन कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो जिसमें कोई मर्सिडीज़ या BMW के सामने लड़की टिकटॉक बना रही है, ठीक है, और फिर आप देख रहे हो कि वो रेस्टोरेंट्स में कॉन्स्टेंटली रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, ठीक है, हाँ, तो ऑब्वियसली यू विल फील लेड बैक, ठीक है। वो कंपटीशन जो आपको पता है इस एज के जो होते हैं 18, 19, 20, इनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा तुम कौन सी गाड़ी में आई, तुम कैसे जाती हो, तो वो चीज़ जो है ना, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इन सिचुएशनशिप्स का, क्योंकि ये हायर क्लास में तो ये ऑलरेडी मौजूद थी। अगर आप पिछली में भी चली जाएं तो जैसे कंदील बलोच है, ठीक है, शी पास्ट अवे, इस तरह से सिचुएशन, या हरीम फारूक की भी डिफरेंट जगह पे ऐसे सिचुएशनशिप्स रही हैं। दैट इज़ वाई हम सबको पता है, वी डोंट से इट बट वी ऑल नो कि वो यही होता है, एक मिनिस्टर, फिर आपके पास दूसरा कोई एक्टर हो गया, कोई इस तरह से, तो वो सिचुएशनशिप ही है ना, टू गेन दैट वो स्टेटस। अब वो हरीम फारूक ही, आई गेस उसका नाम, शी वॉज हाँ हरीम शाह, सॉरी हरीम फारूक नहीं, हरीम शाह, अच्छा नहीं हरीम शाह की बात कर रही हूँ। तो जब उसकी वो आई थी फॉरेन मिनिस्टर, वो उसमें पिक्चर्स आई थी, शी वाज हैविली, वो इतनी वायरल हो गई थी। आप उसके फादर देखें, शी कम्स फ्रॉम अ वेरी इट सीम्स शी कम्स फ्रॉम अ रिजिड फैमिली। खुद वो, आई वाज लिसनिंग टू हर इंटरव्यू, शी वाज डूइंग MPhil इन कंपैरेटिव स्टडीज़, इस्लामिक जो आपके कंपैरेटिव रिलीजन्स है। तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब शी वॉज मतलब, और इसमें ये भी होता है जो हॉस्टलाइट्स हैं हु कम फ्रॉम रिमोट एरियाज, एक तो उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस एज सच नहीं होता, स्पेशली अगर आप यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, ठीक, तो अब उन्होंने कहीं जाना है या आना है, घर से तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी आती है, बट यू नीड टू सर्वाइव इन दैट। वो एक जो जैसे अगर लम्स का माहौल है या नस्ट का माहौल है, या आप उसमें हर क्लास का स्टूडेंट आ रहा है, चले लम्स में तो हर क्लास का स्टूडेंट नहीं आता, लेकिन कायदे आज़म हो गई, हर तरह का स्टूडेंट आता है। फिर वो जो डिफरेंस क्रिएट होता है ना उसका, आप स्टेटस का, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है सिचुएशनशिप के लिए। कब और लड़कों की तरफ वो चीज़ जो है ना, वही चीज़ मनी से जो है ना वो खूबसूरती में ट्रांसलेट हो जाती है कि मर्द जो है वो देखते हैं खूबसूरत औरत, उससे ज़्यादा खूबसूरत, उससे ज़्यादा खूबसूरत, तो वो इस चीज़ पे हॉप ऑन करते हैं, और औरतें ये फाइनेंशियली अच्छा है, ये इससे ज़्यादा अच्छा है, ये इससे ज़्यादा अच्छा है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स इन माई मतलब मुझे ऐसा लगता है। लेकिन इसमें मैं फिर कहूँगी कि पेरेंटिंग जो है ना, वो आपके पेरेंट्स किस तरह के थे, उनकी लाइफ, उनकी डीलिंग्स और आपका चाइल्डहुड, वो डिसाइड करता है कि आप अभी भी आप अभी भी अगर आप देखें तो जो अच्छे सिक्योर फैमिली इन्वायरमेंट से आते हैं, जिनकी रूट्स स्ट्रॉन्ग है, ये नहीं कि पेरेंट्स देख रहे हैं, दे विल नॉट डू थिंग्स लाइक दैट जस्ट आउट ऑफ देयर ओन कॉन्शियस। उनके पेरेंट्स ने उनको बिठा के लंबा लेक्चर नहीं दिया होता कि तुमने ये नहीं करना, ये, या ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने वो सुना होता है, ठीक है, बेशक पेरेंट्स ने दिया भी हो, तो वो उनका अपना कॉन्शियस होता है, क्योंकि वो सिक्योर होते हैं अपनी ज़ात के अंदर। ये नॉर्मली इनसिक्योर पीपल जो है ना वो ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन मेरा एक टेक इसमें ये भी है ना कि जिस तरह भी आपने कहा ना कि फाइनेंशियल गेन की वजह से एक बहुत बड़ा रीज़न है, कोई क्लास अपनी बढ़ानी है आपने उसके लिए, लेकिन इसमें मेन चीज़ जो आती है ना, अगर जो आज की जिंदगी की बात करें हम ना, जो कॉलेजेस के अंदर हैं, और अगर दोनों ही अच्छे बैकग्राउंड से हैं ना, तो वो म्यूचुअली कंसेंट। अब जो आप कह रहे हैं फाइनेंशियल गेन होता है, उस बंदे को ये नहीं पता होता कि भाई नया बंदा आएगा तो मुझे छोड़ देगी, ये पता होता है, लेकिन उसकी ख्वाहिश तो ये होती है कि ना छोड़े ना। ऐसी भी बात नहीं है। अच्छा पता
पता होता है, वो भी वो वो है ना, एक अनसेट पैक्ट होता है अच्छा जो कि वो चला रहे होते हैं, लेकिन लड़के को भी पता होता है कि ये लड़की मेरे पीछे पैसे के लिए, और लड़की को भी पता होता है कि ये आदमी मेरे पीछे लुक्स की वजह से है। अच्छा क्योंकि ये दो चीजें हैं जो कि वो तो हर रिलेशनशिप में होता है ना, वो तो हर रिलेशनशिप में कोई ना कोई चीज़ आपको पसंद आती है लड़की की, चाहे पर्सनालिटी हो, खूबसूरती हो, कुछ तो पसंद आएगा ना। देखिए नॉर्मली जो मैं जिसको ओरिजिनली लव मैरिज कहती हूँ, वो होती है जिसके साथ आपका इंटरेक्शन होता है, आपकी क्लास फेलो है, या ये आपको उसके थॉट प्रोसेस से या उसकी बात करने के अंदर, मतलब यू नो थिंग्स लाइक आप किसी लेवल पे उसको किसी पॉइंट पे जानते हो, तब आपको जो है ना वो दैट इज एक्चुअली लव के वो, इसीलिए बाकी लव मैरिजेस फेल हो जाती है क्योंकि वो सुपरफिशियल चीज़ों पे होती है। सुपरफिशियल चीज़ें तो विद टाइम डाई आउट हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लेकिन अगर दोनों ही अच्छे बैकग्राउंड से हैं, लड़का लड़की, और वो सिचुएशनशिप के अंदर है, फिर तो वो बिल्कुल डिफरेंट केस है ना। फिर उनकी पेरेंटिंग में प्रॉब्लम है। फिर तो वो नहीं, वो फिर दूसरा ये भी है ना कि वेस्ट का कल्चर लेके आ रहे हैं ना, वो जो मूवीज देख रहे हैं, चीजें देख रहे हैं, नहीं वो ये है ना कि हाँ, मैंने आपसे ये बात पहले की ना कि ये जो एज ग्रुप है ना, इन्होंने रेलेवेंट रहना है, ठीक है। अब अगर आपने सोसाइटी में रेलेवेंट रहना है और आप ये काम नहीं कर रहे हैं, तो अब रेलेवेंट आपकी हर इंसान चाहता है मैं हाँ, पीयर प्रेशर, हर इंसान चाहता है कि मैं अपनी जहाँ पे भी रह रहा हूँ मैं वहाँ पे रेलेवेंट हूँ। इवन इन फैमिलीज आप देख लें कि अगर कोई आपके कजन्स वगैरह हैं हु हैव गुड रिसोर्सेज देन योर्स, तो आप भी शो करते हैं कि अच्छा नहीं हम भी ये चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं। आपने देखा ना फैमिलीज में भी कंपटीशन होता है। तो ये पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और एक ये कि क्योंकि अपनी सेल्फ स्टीम्स लो हैं, ठीक है। आप अब जैसे अब इस पॉइंट पे आके आई कैन से दिस थिंग कि आई एम कंफर्टेबल, इवन मुझे पता है कि किसी की ओपिनियन इज़ नॉट व्हाट आई एम, ठीक है, आई एम व्हाट आई एम। लेकिन जब आपकी सेल्फ स्टीम लो होती है, ठीक है, जब आपको अपने पे वो नहीं होता, तो आप जो हो कहते हो कि जो आगे पीछे हो रहा है ना, यही करके मैं कूल हो सकता हूँ, ठीक है। और वो ही फिर होता है कि मैं कॉन्फिडेंट लगूंगा, ये करूंगा, ठीक है। हालांकि मतलब ब्लंट आपने देखा है बहुत सारे जो जेंजीज है वो बदतमीज है, ठीक है, बहुत बदतमीज है। अच्छा अब क्या हुआ कि वो बदतमीजी जो है ना, एक्चुअली दे वांट टू लुक कॉन्फिडेंट, अच्छा ठीक है। अब कॉन्फिडेंस और बदतमीजी या ब्लंट होने में बड़ी फाइन लाइन है, ठीक है। कोई चीज़ आप कह रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस के लिए आपको बदतमीजी नहीं करनी पड़ती। यू कैन कन्वे योर यू नो, जैसे अभी मैं बैठ के आपको बात बता रही हूँ, आप मुझे बता रहे हैं, ठीक है। हम इस तरह से भी जो है कॉन्फिडेंट लोग इस तरह से भी बात कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको हर थोड़ी देर बाद आपके पॉइंट पे जज करूँ या कहूँ नहीं 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 आप जो बात कह रहे हैं आप गलत कह रहे हैं, इट इज़ नॉट लाइक दिस, तो वो दे फील के क्योंकि दे आर एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो वो चीज़ जो है ना वो इस तरह से एग्जिबिट करते हैं कि हम बदतमीज़ होंगे, हम हुकअप कल्चर में होंगे, तो पीपल विल बी एक्सेप्टिंग अस। बात सारी वहीं पे आ जाती है वैलिडेशन की। सही सही कि वैलिडेशन और अवेलेबिलिटी, क्योंकि अब ज़्यादा हो गया तो वो ज़्यादा हो गया हुकअप कल्चर पहले की निस्बत। पहले अवेलेबिलिटी नहीं थी, अब इंस्टाग्राम पे या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आपके हर पास तरफ से एक्सेस है। आपको हाँ, अब तो बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी मैरिड मैन को इसीलिए तो हो गई है। क्योंकि देखें अब एक आदमी है जो कि एक सर्टन आदमी मैरिड है 40 इयर्स का है, तो वो अपने स्टेटस में एक सर्टन पोजीशन पे आ चुका होगा, अगर पढ़ा लिखा आदमी है, उसने एक स्टेटस। अब वहाँ पे जो 12 कह रही हूँ 20-21 साल की लड़की है जो कि आती है, अगर किसी लो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आती है, तो वो तो बहुत टेम्प्ट होगी ना। बिल्कुल, वाई वुड शी नॉट बी टेम्प्टेड, ठीक है। तो वो ये चीज़ उनके लिए अब ये तो बात करें ना जो फाइनेंशियली लो है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिनमें लड़कियां बहुत ब्रिलियंट हैं, एंड दे हैव फॉलन फॉर मैरिड मैन एंड दे वांट टू कम आउट ऑफ दैट साइकिल एंड दे आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दैट। ये मैंने पॉडकास्ट में पिछली में बात की थी। अच्छा, बहुत कॉमन है कि लड़कियां हु कम फ्रॉम वेरी गुड बैकग्राउंड्स, खुद खूबसूरत, मतलब हर जो है ना वो चेकलिस्ट पे वो हर चीज़ को टिक करती है। रीजन क्या बनी? लो सेल्फ स्टीम्स। अच्छा। अपनी ज़ात में लैक ऑफ सेल्फ लव, ठीक है। वो बात भी यही कर रही होती है, जब वो बात भी करती है मैम हमारे पेरेंट्स को बुरा लगेगा, वो ये नहीं सोच रही कि उनका अपना कितना डैमेज हो रहा है। मुझे एक स्टूडेंट थी, शी इज़ नाउ 21 ईयर्स ओल्ड, उसने मुझसे ये सवाल पूछा कुछ दिन पहले ही। शी सेड कि मैम इज़ इट इवन वर्थ इट to keep yourself secure for a person who will later come in your life as your husband whom you will barely know? ये उसका सवाल था। तो मैंने कहा कि you will not keep yourself safe for the person who is coming in your life, ठीक है। she is in मतलब situationship कह लें, open relationship कह लें, लेकिन for a longer period of time with a married man and she wants to be out of it, लेकिन वो एक ऐसा trap है जिसमें वो ट्रैप होती जा रही है।
तो वो ये सवाल उसके जहन ने किया होगा कि एक आदमी जिसको मैं जानती नहीं उसके लिए मैं क्यों इतनी तकलीफ में से गुजरूँ, दैट आई एम नॉट टॉकिंग टू दिस पर्सन। टू दैट आई सेड टू हर कि तुम अपने होने वाले तुम इसलिए मत करो कि वो होने वाला हस्बैंड जो है उसके लिए कर रही हो, तुम खुद के लिए करो, इट्स डेट्रामेंटल फॉर यू। तो ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा है कि हम खुद के लिए, हम अगले का सोच रहे होते हैं, मैं उसके लिए ये कर दूँ, मैं पेरेंट्स के लिए कर दूँ, या पेरेंट्स के खिलाफ, मतलब या उनके हक में कर दूँ या उनके अगेंस्ट कर दूँ, मैं अपने लिए नहीं हाँ करते ना। अपने लिए नहीं करूँ। तो वो चीज़ जो है वो लो सेल्फ इस्टीम से आती है। जब आपको सारी ज़िंदगी ये पढ़ाया जाए अपने हिस्से का भी दूसरे को दे दो, ये सैक्रिफाइस करो, तो वो जो सैक्रिफिशियल जो चीज़ है ना, वो आई डोंट एक्सेप्ट दैट। मैं उसको किसी भी लेवल पे जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती। आपका कप खाली है, आप दूसरे को कुछ नहीं दे सकते। हाँ, कप में कुछ होना तो चाहिए, हाँ, फिर सैक्रिफाइस करेंगे फिर ना आप। और फिर अगर आपका कप खाली है ना, तो आपने क्या किया, आप अपनी इमोशनल एनर्जी अगले को दे रहे हो, ठीक है। अब उसका ये सवाल जो है, ये पेरेंट्स के लिए और पूरे माशरे के लिए सवाल है कि वो ये सवाल पूछ रही है कि क्या मैं अपने आप को, जो मेरी ज़िंदगी में आने वाला आदमी है, क्या उसके लिए मैं अपने आप को जो है वो महफूज रखूं, और फिर आगे से वो भी ऐसा ना हो कि उसके मतलब अच्छा ना हो, हाँ, तो बिल्कुल। क्या इज़ इट वर्थ इट। अब यहाँ पे वो कहाँ है, वो कहीं पे भी नहीं है, हाँ, ठीक है। वो पूरी सिचुएशन जो है वो उसके पीयर प्रेशर, फैमिली सोसाइटी का प्रेशर, उसके अपनी उसकी फीलिंग्स क्या है, वो एक साइड पे है, ठीक है, या जो उसकी जंग है, और वो ये बात भी किसी से नहीं कर सकती, क्योंकि द मोमेंट शी विल से कि शी इज़ इन एन अफेयर विद अ मैरिड गाय, शी विल बी टारगेटेड बाय फैमिली, बाय हमारी तरबियत में कौन सी कमी रहेगी हाँ, थी। वो हर जगह बात फैल जाती है, फिर हाँ। टॉन्ट सारी चीज़ें ये वो, उनके सबको मशवरे देने का भी शौक है। हाँ, तो वो चीज़ जो है, और जो सिचुएशनशिप में भी होते हैं उनका भी जो है, मतलब उनका ये होता है कि अच्छा, वो कुछ कोई ऐसा केस है आपके पास जो रिलेशनशिप के अंदर हो लेकिन मतलब दोनों अनमैरिड हैं? वो उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है? कि सिचुएशनशिप भई के, यार हमने शादी तो करनी नहीं, वैसे ही टाइम पास कर रहे हैं। अच्छा अब ऐसा है ना कि सिचुएशनशिप में मेरे पास तभी आता है बंदा जब उनमें से एक को प्यार हो जाए अच्छा, और वो छोड़ नहीं पा रहा और दूसरा छोड़ा है, ठीक है। तो मैंने अभी तक मेरे पास कोई काउंसलिंग के लिए ऐसा ही नहीं आया कि दो सिचुएशनशिप में हैं हाँ। कंसेंशुअली, हाँ, वो और वो आएँगे कि उस उनको चीज़ मसला का, ही नहीं है, हाँ बात भी उनको ठीक है। मसला ही नहीं है। नॉर्मली हाँ, तब होता है कि जब उनमें से एक को जो है ना वो सिचुएशनशिप में मोहब्बत हो गई और दूसरा जो है उसने कहा कि हम तो सिचुएशनशिप में थे, मतलब इजी एग्जिट है बेसिकली। अब क्या हो गया है कि यू कैन एग्जिट द रिलेशनशिप इजीली, हाँ, हाँ। ठीक है। आप ओपन रिलेशनशिप में हो, इसमें ये नहीं है। मैंने एक रिलेशनशिप ऐसे था, जो सिचुएशनशिप की बात करें कि वो लड़का ही वाज सन ऑफ अ सीएसपी ऑफिसर, और उसके साथ दो लड़कियां इंतहाई खूबसूरत, सेम क्लास में, एक ही क्लास में वो लड़का भी, एंड दे वर इन रिलेशन, और दोनों को एक दूसरे का पता भी, अच्छा, अच्छा, एंड अच्छा, दे वर अच्छा। इन रिलेशनशिप विद दैट गाय। और ऐसा भी, नेक्स्ट और लेवल पे चली गई हाँ बात ये नहीं, तो। और मैं लड़का देख रही थी तो मतलब उसमें अपार्ट फ्रॉम दिस दैट हिज फादर वाज अ सीएसपी ऑफिसर, देयर वाज नथिंग वर्थ, मतलब अगर आप कहो कि लुक की वजह से है या ये, अब मुझे नहीं पता। आई रियली वांटेड टू डायसेक्ट हिज साइकी, कि वो किस तरह से जो है वो इस चीज़ को ले रहा है, या मतलब वो किस तरह से लड़कियों को क्या कहता है कि वो सारी उसके मतलब क्या इवन टिप्स देता है भाई? टिप्स तो हमें सबको। हाँ तो वो क्या करता है, आई रियली वांटेड टू डायसेक्ट हिज माइंड, कि इसके हुँ। माइंड में क्या चल रहा है। तो वो इस तरह की सिचुएशंस भी, अब तो वो लड़कियाँ आपके पास आई थी कोई इसमें इनमें से? नहीं, ये दिस इज द लाइव एग्जांपल व्हिच आई हैव विटनेस्ड अच्छा, 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 अच्छा। इन यूनिवर्सिटी। अच्छा, 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 तो अच्छा, ये तो अच्छा। एक लाइव एग्जांपल मैंने अच्छा, खुद खुद देखी देखी थी, हुई थी। खुद देखी हुई एग्जांपल है। इट्स नॉट के दे केम टू मी फॉर काउंसलिंग, अच्छा, ये मैंने अच्छा। खुद देखी थी कि, और मतलब अच्छा फिर ये है कि फिर इनका ना सही गलत खत्म हो जाता है एक टाइम के बाद। रिग्रेट जो सिचुएशनशिप जो है, गिल्ट है वो सारा, गिल्ट, वो सब खत्म हो जाता है, वो हर नहीं चीज़ होता। ठीक है फिर। हाँ, फिर दे आर लाइक वी विल करेक्ट आवरसेल्व्स आफ्टर मैरिज। हम खुद को, अभी तो ये लाइफ है जो आपने कहा कि हम इसको गुजारते हैं, इंजॉय करते हैं, और बाद में वी विल लीव। फिर ये हो जाता है कि कुछ आदतें ऐसी होती हैं कि वो इतनी पक्की हो जाती हैं कि आप उनको छोड़ नहीं सकते, फिर आप सारी ज़िंदगी सिचुएशनशिप में रहते हो। फिर वही, फिर आप इस तरह कहती हैं ना, आप क्या नाम है, जो प्रोफेशनल या फिर जो चीटर्स होते हैं वो फिर यहाँ से भी और निकल के आएंगे ना फिर फ्यूचर के हाँ, अंदर, जाहिर सी बात है। फिर वो अब एक मर्द है या फिर एक औरत है, चले औरत को रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, एक्सेस नहीं होता उसके पास, लेकिन हाँ मर्द के पास तो होता है ना।
फिर वो जब मैरिड लाइफ में जाएगा तो उसको ऑप्शंस तो मिलते रहेंगे बार वो बार। उसका ऑन लाइटर नोट ये होगा कि अभी जो है ना बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मैरिड आदमी जो है ना किसी के साथ शादी भी कर लेते हैं क्योंकि वो इतनी लॉन्ग चल जाती है कि वो तो सिचुएशनशिप में ये वाली टेंशन नहीं होगी औरतों को क्योंकि वो इतनी जल्दी जल्दी चेंज कर रहा होगा कि उसके पास जो है वो हाँ वो एक पे क्लिंग नहीं करेगा। वरना नॉर्मली ये भी होता है कि आपने शुरू तो ऐसे ही किया है कि अच्छा हम जो है वो गुजारे लेकिन यू फाइनली फॉल इन लव। बहुत सारी शादियां जो अब होती हैं मतलब जो मिलेनियल्स की हैं उनमें ये चीज़ है कि आप ना या हमसे पहले के वो उनको मोहब्बत हो गई वाकई में होगी। तो जो लोग आपके पास जो आई थी लड़की जो निकलना चाहती थी उसकी रीज़न क्या थी साइकोलॉजिकली, मैरिड मैन के साथ थी इन्वॉल्व? वो चीट मैंने आपको बताया ना लो सेल्फ इस्टीम। नहीं वो निकलना क्यों चाह रही थी, उसको क्या ऐसा ख्याल आया कि भाई मैं गलत कर रही हूँ? उसके जहन में ये था कि दिस इज रॉन्ग ऑन एवरी लेवल। अच्छा। फॉर द अब हमेशा औरतें कहती हैं कि दूसरी औरत का घर तोड़ती है। तो वो मुझसे ये बात करती है कि आई एम नॉट डूइंग गुड टू द वाइफ, ही हैज़ अ डॉटर, आई डोंट, और रिलीजियसली दिस इज़ वेरी इनकरेक्ट, सोसाइटी के हिसाब से इट्स इमोरल, और मेरे पेरेंट्स इफ़ दे विल गेट टू नो और फिर मैं आई एम रीचिंग द मैरिज एज, तो इट्स रॉन्ग ऑन ऑल लेवल्स। अच्छा उसका भी इस लेवल तक माइंड है कि गलत है। हाँ अच्छा ये बड़ी बात है, वरना इससे आगे चले जाएं तो फिर रिवर्स गियर तो नहीं है फिर उसके बाद ना? नहीं वो तो फिर उसको मोहब्बत भी ना होती। हाँ फिर वो सिचुएशनशिप के साथ ठीक रहती, बट शी हैज़ बीन एंड शी इज़ वेरी ashamed of whatever this is. She says कि I cannot stop myself from going there, but I want to stop. हाँ, but not that I'm very proud of this thing. अच्छा। वो इस ज़ाहिर है मेरे पास अगर कोई आएगा, अगर वही वाली बात कि अगर उसको सिचुएशनशिप से प्रॉब्लम नहीं हो रहा या कपड़ों की तरह जो है वो अपना पार्टनर बदलने में प्रॉब्लम नहीं है, तो दे विल नेवर कम टू अ काउंसलर। ये वही है जिनके अंदर जो है वो गिल्ट जो है वो है, या जो फैमिलीज ऐसे, अब वो जिस फैमिली से आती है दे आर मोस्ट प्रोबेबली 5 सिबलिंग्स, ठीक 5 और 6 सिबलिंग्स हैं, ये शायद इससे भी ज़्यादा है, आई एम नॉट श्योर ऑफ। अब वो अटेंशन जो, और एंड शी इज़ द यंगेस्ट, तो जाहिर है उसके पेरेंट्स एजेड हैं, ठीक, तो वो उस तरह की अटेंशन, उस तरह का मोहब्बत फिर जो बड़ी बहनें हैं, ठीक है, फिर जो बड़ी बहनें हैं उनकी शादियाँ हो गई, शादियों के बाद उनके प्रॉब्लम्स हैं, तो पेरेंट्स उधर इन्वेस्टेड है। शी इज़ नॉट वैलिडेशन, वही बात आ रहती है, सिर्फ वैलिडेशन नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं है। उसको जो है मतलब आई हैव सीन, मतलब इस तरह के सिचुएशंस जो है ना जिसमें आपका शायद घर का माहौल टॉक्सिक नहीं है लेकिन इमोशनली एब्सेंट है आपकी लाइफ से। आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, दे आर टू ओल्ड टू अंडर, मतलब एक चीज़ होती है ना, पहले बच्चे की दफ़ा बड़े एंथुजियास्ट होते हो, इसको मैंने ये बना देना, दूसरे की दफ़ा लीनियंट, फिर एज फैक्टर, तो वो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो अनअवेलेबिलिटी ऑफ पेरेंट या यू नो वो चीज़, बिकॉज शी टोल्ड मी कि माई सिस्टर नोज दिस एंड आई नो हर सिस्टर एज वेल, तो शी सेड माई सिस्टर नोज दिस एंड बट शी इज़ सो मच इनकैप्सुलेटेड इन हर ओन प्रॉब्लम्स, और उसके जो है इर्द गिर्द उसके अपने इतने ज़्यादा मैरिटल प्रॉब्लम्स हैं दैट शी कैन नॉट केटर टू मी। तो ये एक बहुत चीज़ होती है कि जहाँ पे वो बच्चे ज़्यादा हैं वहाँ पे पेरेंट्स की बैकग्राउंड किससे आती है, वो मिडिल क्लास से, अपर मिडिल क्लास से, नहीं हाई क्लास। शी बिलोंग्स टू अ गुड बिजनेस फैमिली, नॉट मतलब वो नहीं कि आप यू कम फ्रॉम अ, वो बिजनेस फैमिलीज जो एक वो बिजनेस फैमिलीज है ना जो अब आती हैं, जो अब नेक्स्ट जनरेशन है जो कि एजुकेटेड बिजनेस फैमिलीज, और एक वो बिजनेस फैमिलीज हैं कि जिन्होंने बचपन में जिनकी फर्स्ट जनरेशन बिजनेस कह लें आप, या सेकंड जनरेशन, एजुकेशन वगैरह नहीं थी, सिर्फ बिजनेस किया है उन्होंने। मैं ये भी नहीं कह सकती क्योंकि द किड्स आर शी हर सेल्फ इज़ बिकमिंग अ डॉक्टर, उसकी बाकी बहनें भी डॉक्टर है, फैमिली इज़ वेल टू डू, ठीक, मतलब ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट गुड विद देयर स्टडीज़, या वो हर चीज़ में वो चेकलिस्ट है, मतलब टिक है, लेकिन एंड शी हैड बीन मतलब अपने जैसे स्कूल कॉलेज में टॉपर है ना, ऑलवेज गेटिंग गुड ग्रेड्स, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि आपके पास अब फादर तो ज़ाहिर है इस तरह, जब आपने फर्स्ट जनरेशन या सेकंड आप एस्टेब्लिश कर रहे हो, यू आर बिजी, फिर जब आपके इतने बच्चे हैं तो आपको टेंशन नहीं मिलती, दैट्स फॉर श्योर। आप खुद देखें आपकी क्लास में, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, जब लोग कहते हैं कि हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं तो हम क्यों ना और बच्चे करें, तो आई ऑलवेज से दिस थिंग कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर नॉट ओनली द रिसोर्सेज, वो तो अल्लाह ताला ने वैसे ही वादा कर दिया है कि आपको मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप एग्जॉस्ट कर रहे हो, उनको मिस यूज़ कर रहे हो, तो फिर अल्लाह ताला भी कहता है कि देखनी चाहिए चीज़। लेकिन जो इमोशनल रिसोर्सेज हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम नहीं सोचते कि जी आप 2 बच्चे इकट्ठे कर लो पल जाएंगे। अब वो इमोशनल जो
टोल है आपकी हेल्थ पे, जो कॉन्सिक्वेंटली आपके बच्चों को अफेक्ट कर रहा है, उसकी कोई बात नहीं करता। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। बहुत सारे बच्चे जो इस तरह के इन्वॉल्व होते हैं, वो वैलिडेशन के लिए होते हैं, क्योंकि फैमिलीज से बाकी सब कुछ मिल रहा है, ट्रिप्स भी कर रहे हो, फॉरेन टूर्स भी कर रहे हो, लेकिन क्या है कि आपके पेरेंट्स जो हैं, घर में कोई आपकी बात ही नहीं समझता, कोई आपको सुनता ही नहीं है, यू आर फील अनहर्ड। तो वो जैसे ही अब एज डिफरेंस ज़्यादा होता है ना, जैसे ही आपको भी पता है कि एट द एज ऑफ 19 लड़के की सोच और 32 पे लड़के की सोच डिफरेंट हो जाती है। फिर मैरिड आदमी क्या मैं, तो वो जब 19-20 ईयर्स की लड़की बच्ची जो है वो बात करती है 32-33 साल के आदमी से, तो उसकी बातें उसको मैच्योर भी लगती हैं, वो अच्छी भी लगती हैं। अब वो 19-20 साल वाले फिर उसको अट्रैक्ट नहीं करते, क्योंकि वो तो ऐसे ही मतलब कैजुअल ही हो गए। कैजुअल हो, वैसे भी लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, तो वो हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस हाँ, होता तो वो कैजुअल मतलब वो कैजुअल होते, सीरियस उस तरह से नहीं होते। तो ये वाला जो है, ये बात भी डिसेंसी से करेगा, आप जनाब भी करेगा, ठीक है। तो वो भले बीवी को जो है वो सारी गालियां देता रहे, लेकिन आउटसाइड द मैरिज रिलेशनशिप तो फिर वो चीज़ जो है वो ऑब्वियसली इट्स मोर अट्रैक्टिव। इट्स फीमेल टेंड टू फॉल फॉर स्लाइटली एजड मैन बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीज़न, कि वो उनको उसमें स्टेबिलिटी नज़र आती है, जो कि उनकी एज ग्रुप के जो होते हैं लड़के उनमें नहीं होती, मिसिंग होती है। या जैसे आप देखें ना, उसके एज ग्रुप के जेनजीज हैं, वो सिचुएशनशिप, हुकअप्स, और ये फिर ये फियर भी होता है कि ये हमें जो है वो धोखा दे देंगे। अब ये नहीं पता कि मैरिड वाला तो स्टार्ट ही धोखे से कर रहा है तो वो वाली चीज़ जो है। लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से मुझे लगता है कि बच्चे जो है ना वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। और जैसे पेरेंट्स का अक्सर, खैर मैं खुद भी कर लेती हूँ, आई एम गिल्टी ऑफ इट, लेकिन हम जो है अपने काम करने के लिए भी गिव स्क्रीन्स टू आवर किड्स। तो वो चीज़ जो है ना वो तो जो क्या कर सकते हैं, हाँ, वो चीज़ देते हैं ना। तो अब जब वो वाली चीज़ है, तो फिर बच्चा प्री एज वो मैच्योर हो रहा है, ठीक है। जो पहले चीज़ें या फीलिंग्स जो है वो 14-15 की उम्र में आती थी, और 10-11 साल की उम्र में जो है वो आना शुरू हो जाती है, ठीक है आपकी। हाँ, तो वो दे आर एक्सपोज टू सो मच, और फिर व्हेन दे सी के कोई उनको समझ नहीं रहा। और फिर हमारी सोसाइटी में इमोशंस की बात आप नहीं कर सकते, ठीक है। आप रिलेशनशिप्स पे आपकी कोई काउंसलिंग ही नहीं है। जब आपने अपने बच्चे को बताया कि किसी भी आदमी से बात करना गलत है, ठीक है, किसी से ना करो, दिस इज़ नॉट हाउ यू टेक अ टीनेजर फॉरवर्ड। आपको उसको बताना पड़ता है कि ये सर्टन सेट ऑफ पता है, हम सबको पता होती हैं, लेकिन जब आपके टीचर्स और पेरेंट्स इन बातों को नॉर्मलाइज करते हैं ना, वो आपसे बात करते हैं, या उनके पास एटलीस्ट, मैं क्यों जो है वो स्टूडेंट्स की, मेरा सब्जेक्ट जो है वो साइंसेस में मैं पढ़ाती हूँ, लेकिन आई have been doing counseling for the past 8 years for this very reason, कि उन बच्चों के पास कोई ऐसा फिगर हो जो उनके एज ग्रुप का ना हो, जहाँ पे जैसे हमने कहा ना कि रिलीजन हमें चाहिए ज़िंदगी गुजारने के लिए, कि उनके पास ऐसा कोई बंदा हो जो उनकी बात को समझ सके और उन्हें वैलिडेट कर सके, कि जो उनके इमोशंस हैं वो गलत नहीं है, लेकिन जो तरीका या रास्ता है वो गलत है। तो ये चीज़ जो है ये, लेकिन हमारे घरों में कहाँ बात होती है इस पर। मदर की जॉब है खाना पकाना, फादर की जॉब है ब्रेड विनर है, ठीक है, और बाकी हम बेटा हमारी तरबियत हमने तुम्हारी की, हमारी नाक ना कटाना, दैट्स ऑल। दीज आर द नॉर्मल कॉन्वर्जेशंस दैट टीनेजर्स हैव विद देयर पेरेंट्स। और वही फिर बोरिंग चीजें होती हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं करते, वो कहाँ से सुनते हैं वहीं से निकाल देते हैं। तो वो कहते हैं कि ये तो इनके पास बैठेंगे लेक्चर मिलेगा सिर्फ। हाँ, आप लोग भी, हम लोग भी इसी से गुजरे हैं सारी चीजें। केवल लेक्चर मिलेगा। हाँ, लेक्चर मिलेगा सिर्फ। चलें, आप भी बहुत थक गई होंगी, इट्स लॉन्ग पॉडकास्ट, लेकिन मजा आया, पता नहीं चला टाइम का बिल्कुल भी यार। तो और बहुत सारी डायमेंशंस में भी चली गई, हालांकि हमने वो एक डायमेंशन रखनी थी, लेकिन वो रिलीजन में भी चली गई और डिफरेंट चीज़ों में चली गई। बट इट हैज़ बीन आई रियली एंजॉय इट। वाकई में पता नहीं चला टाइम। यूजुअली हमारा लिमिट होती है 1 घंटा, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा, बस काफी ऊपर चला गया उससे। 2 पार्ट्स में बना लीजिएगा, पार्ट 1 पार्ट 2। देखिए, वरना जेनजीज जो है वो इतनी जल्दी फॉरवर्ड करते रहो, देखना अच्छा 2 घंटे के, चलो इसको तो देखना ही नहीं है। हम उससे बेहतर है टिकटॉक पे जो है कोई शॉर्ट वीडियो देख लेते हैं। हाँ, नहीं हो सकता है बीच में से चीजें निकाल दें, थोड़ी सी छोटा कर दें उसको, इंशाल्लाह। चलें, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। ओके, थैंक यू सो मच ऑडियंस। ये था हमारा आज का एपिसोड, उम्मीद करते हैं पसंद आएगा। डू शेयर ऑन व्हाट्सएप, और जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं, और बताएं कमेंट्स के अंदर कैसा लगा आपको ये एपिसोड, कोई चीज़ चेंज करनी है फॉर्मेट, कोई क्वेश्चन, तो आप ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। टेक केयर, खुदा हाफिज़।